आज हमारा चैप्टर कौन सा है? मोशन इन वन डायमेंशन। ओके, इसे हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो क्या होगा? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। क्यों है? क्योंकि जितना भी फिजिक्स पढ़ोगे आप, हर जगह पर इनकी बेसिक्स जो है वो काम आने वाली हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें हम सीखने जा रहे हैं वो सिर्फ इसी क्लास के लिए नहीं काम आएंगी, ये बाकी चैप्टर्स में भी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। इसलिए हमें इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान से समझना है। यहाँ पे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको और आज एडिशनल करनी होंगी। वो है थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ये दोनों जो है आपको आना चाहिए, बिकॉज इस चैप्टर के क्वेश्चंस में उनका भी यूज होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का भी और इंटीग्रेशन का भी। तो इसके जो बेसिक फॉर्मूले हैं, मैं बहुत डेप्थ में जाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो कम से कम आप एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, तो सब लोग रेडी हो? स्टार्ट करें आज की क्लास? ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन की जब बात करते हैं तो चैप्टर का नाम ही देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? मोशन। तो पहला सवाल मन में क्या आता है कि मोशन और रेस्ट में फर्क क्या है? रेस्ट में कोई चीज है, कोई चीज मोशन में है, तो दोनों में फर्क क्या है? तो क्या बोलेंगे? कोई बता सकता है क्या? रेस्ट और मोशन में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? ओके, चलो थोड़ा सा मैं इसे और इलोबरेट करता हूं, है ना। हमेशा जब कभी भी हम मोशन या रेस्ट की बात करेंगे, ये सभी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करने वाली क्वांटिटीज हैं। किस पे डिपेंड करती हैं? रेफरेंस फ्रेम पे। देखने वाले के ऊपर डिपेंड करती है कि मोशन क्या है और रेस्ट क्या है। तो अगर देखने वाले के रिस्पेक्ट में, रेफरेंस के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज ना हो रहा हो, क्या हो रहा हो? पोजीशन चेंज नहीं हो रहा हो, टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या बोलोगे? उस बॉडी को बोलोगे रेस्ट में है। और किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है? जो ऑब्जर्वर हमने डिसाइड किया है। क्लियर है ये? तो ऑब्जर्वर इंपॉर्टेंट है, ये बात अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट पे यहां से आते हैं। अब बॉडी मोशन में है तो ये कैसे समझेंगे? एग्जैक्टली जो हमारा ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? जब ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो वो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपने जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, अपना जो पोजीशन है वो क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो अगर वो चेंज करता हुआ दिखेगा तो बॉडी को आप क्या बोलोगे? बॉडी मोशन में है। क्लियर है? मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? तो मोशन इन वन डायमेंशन का नाम मैंने बोला कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा जो पार्टिकल है जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो किस डायरेक्शन में कर रहा है? वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग कर रहा है। क्लियर? तो ये था इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन। आई होप मोशन और रेस्ट आपको क्लियर हुआ, और वन डायमेंशन में क्या करने वाले हैं हम, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में क्या करने वाले हैं, ये क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले टर्म से अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन से, जहां पे हम डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, इन सब की बात करेंगे। बेसिक टर्म्स जो हमारे हैं इनकी डिस्कशन करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग बेसिक जो काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं, हमारी 3 बेसिक काइनेमेटिक इक्वेशंस है ना, हम उन तीनों को डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। और फाइनली हम लोग फिर ये जो 3 पार्ट हैं इन तीनों पे चले आएंगे। सबसे पहला पार्ट इसमें आएगा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस का, जहां पे कुछ ग्राफ से जुड़े हुए क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप। देन मोशन अंडर ग्रेविटी, और फाइनली वी विल लर्न फ्यू कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड विथ रिलेटिव मोशन। नॉट रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, रिलेटिव मोशन इन 1D। जो सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन में जो रिलेटिव मोशन है, हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। ध्यान से देखा जाए बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, एक डायग्राम के थ्रू ही मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूं। मान लो कि ये मुझे कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है, दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहां पे हम लोग मान रहे हैं हमारा क्या है, ये हमें हमारा y दिखाई दे रहा है
और हमने नीचे ये एक्सेस, कौन सा एक्सेस है हमारा, एक्स एक्सेस है, तो एक एक्स एक्सेस बना लिया, दूसरा हमने क्या बना लिया, वाई एक्सेस बना लिया। आवर ऑब्जर्वर इज हियर, हमारा ऑब्जर्वर यहां कहीं पे बैठा हुआ है। इसके बिना तो हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे ना प्रॉपर्ली चीजों को, कि यहां पे डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दिखा आराम से बताया जा सकता है, बोलेंगे नहीं, बिना ऑब्जर्वर नहीं बता सकते। लेकिन बाय डिफॉल्ट हम लोगों को दिया होता है ऐसा कंडीशन कि आप नहीं भी सोचो ना ऑब्जर्वर के बारे में तो आपका काम हो जाएगा। बट कभी कभी दिक्कत हो सकती है, ट्रेन में बैठे हुए हैं, पूछा गया जो आपका को पैसेंजर है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो भी बैठा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, मेरे रिस्पेक्ट में क्या है, 0 है। लेकिन ग्राउंड वाले के रिस्पेक्ट में क्या होगा, जो वैल्यू निकल कर आएगी, जो उसने डिस्प्लेसमेंट किया होगा वो कोट करोगे। तो ध्यान रखना पड़ता है ऑब्जर्वर का, क्योंकि अगर ऑब्जर्वर नहीं देखोगे तो आंसर गलत हो सकता है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे जहां से हमें स्टार्ट करना है। हमने ऑब्जर्वर डिसाइड कर लिया, हमारे पास ये इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट मींस जो t इक्वल टू 0 पे हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, और ऐसे ही हम लोग t इक्वल टू t पे एक पोजीशन डिफाइन कर लेते हैं। मान लो ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा है, द पाथ टेकन बाय इट, इसने जो पाथ लिया था, हमारे ऑब्जेक्ट ने जो पाथ लिया था वो कुछ ऐसा था, ठीक है। वो किस पाथ पे गया है, इस इनिशियल पोजीशन A से B पर, ये मैंने अभी डायग्राम में आपको दिखा दिया है। अब आप बताओ मुझे, अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स को यहां पे डिफाइन करना हो तो क्या मैं कर सकता हूं, हम बोलेंगे आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, A से B तक मूव करने में जो पूरा पाथ लेंथ कवर किया होगा ऑब्जेक्ट ने, वो क्या कहलाएगा, हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड। और अगर हम इन्हीं दोनों पॉइंट्स को यहां पे एक दूसरे के साथ मिला देते हैं, ये जो 2 पॉइंट्स थे हमारे, इन दोनों को मान लो हम एक डॉटेड लाइन से यहां पे मिला देते हैं, तो ये जो लाइन हमें दिखाई दे रही है, दिस लाइन विल रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, डिस्प्लेसमेंट। सो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ इज डिस्प्लेसमेंट। क्या इससे छोटा पाथ लेंथ यहां हो सकता था, नहीं हो सकता था, तो शॉर्टेस्ट जो पाथ लेंथ होगा ये क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। और सेकेंड पॉइंट मैं पहले ही बोल चुका हूं, यहां पर जो पाथ लेंथ होगा ये क्या कहलाएगा, हमारा पाथ लेंथ इज कंसीडर्ड एज डिस्टेंस ट्रैवल्ड। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो छोटे मोटे एग्जांपल्स हैं, मैं जल्दी से यहां पे ले लेता हूं जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना इजी लगे, ठीक है। दो एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं बच्चों, ध्यान से इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लो कि इनिशियली जो है हमारा एक ऑब्जेक्ट इस O पॉइंट पे है, वो सबसे पहले मूव करके A पर पहुंचा है, और A से फिर मूव करके कहां पहुंच गया है, इस B पॉइंट पे पहुंच गया है, और मैंने पाथ को अभी आपके सामने इंडिकेट कर दिया है। तो आपका पाथ क्या है, यहां पे पाथ इज गिवन टू यू, पाथ इज O to A एंड A to B, okay? You have to find 2 things, distance traveled and displacement. तो ये हमारा यहाँ का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एक ऑब्जेक्ट को हमने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया था, किसी u वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया इसे, ये टॉप मोस्ट पोजिशन तक पहुंचा, और उसके बाद क्या हुआ, वापस नीचे चला आया। इसने जो टोटल हाइट कवर की है, दिस हाइट इज इक्वल टू h। ये हाइट क्या दी हुई है मुझे, h के बराबर। यहां भी मुझे डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट बताना है। क्या ये दोनों क्वेश्चंस आप कर सकते हो? पहले में बोलोगे सर रेडियस नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, मैंने दे दिया। रेडियस क्या मान लोगे, r के इक्वल। नाउ प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस, एवरीवन ट्राई करो एक बार। क्या हुआ बेटा, डिस्टेंस 2r होगा, ओके। और कोई, r पाई बाई 4, ओके। और कोई आंसर, डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, r2, r√2, ओके। तो दो क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स जो है ना हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं, तो हम इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे डिस्टेंस ट्रैवल लिखना है, तो अभी कुछ बच्चे सही आंसर भी दे रहे थे मुझे क्या क्या चाहिए होगा।
मैं पहले O से A तक गया हूं तो मैंने कितनी लेंथ कवर की है? R। और जब मैं A से B तक गया हूं तो मैंने कितनी लेंथ कवर की है? क्या 1/4 ऑफ सरकमफ्रेंस कवर की है आपने? की है। सरकमफ्रेंस कितना होता है यहां पे? 2πr। आपने उसका 1/4 कवर किया है ना, तो 2πr/4 कवर किया है ना, बस दोनों को ऐड करना है और लिख देना है। क्या लिखोगे आंसर में आप अगर यहां पे आंसर कोट करना चाहते हो आप लिखोगे r प्लस 1/4 ऑफ 2πr। अब जो भी आंसर हो आप यहां से निकालकर बता सकते हो। r को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 1 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हो, या r प्लस आप यहां क्या लिख सकते हो? πr/2। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? हाँ या ना बोल दो। क्लियर है? सुबह सुबह ऐसी एनर्जी, मजा नहीं आएगा फिर। थोड़ी सी आपकी तरफ से भी एनर्जी चाहिए। मैंने बोला था ना मेरा फ्यूल क्या है, मैं कैसे बोल पा रहा हूं यूं? आप रिस्पॉन्स कर रहे हो तो, आप नहीं करोगे तो मेरी एनर्जी डाउन हो जाएगी। सो प्लीज, क्लियर है ये? ओके, अब निकालते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। क्या करना चाहिए मुझे यहां? कोई बताना चाहेगा क्या करना चाहिए? क्या मैं इन दोनों को मिलाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर दूं? ये मुझे क्या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा? अब आप बताओ क्या आंसर आना चाहिए यहां पे। अगर मैं इस लेंथ को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे दोनों r पता है ना, और ये एंगल मेरे पास 90 डिग्री है, ये भी मैं जान रहा हूं। तो मुझे क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा देना होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा? r² प्लस r², और इसका रूट करेंगे, आंसर इज नथिंग बट √2r। इज इट फाइन टू यू? हाँ बेटा बताइए। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। यही मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं अभी देखना चाह रहा था कि आप लोगों का ध्यान भी यहां है कि नहीं है। तो 90% लोग आराम से जो मैं बोल रहा हूं उसे मान रहे हो। बेटा प्लीज, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, हाँ ना बोलो, यहां पे कंसंट्रेट कर पाओगे, आप इन्वॉल्व कर पाओगे अपने आप को। ठीक है? स्टार्ट कहां से किया था? स्टार्ट कहां से किया है? ओ से। तो भाई मैं ए से ले रहा हूं तो कैसे मान लिया आपने? मैंने अभी लेंथ कहां से ली है? मैंने इनिशियल और फाइनल पॉइंट यहां कहां से लिया है? ए से ले लिया है। और हम सभी बोल रहे हैं हाँ सर हो जाएगा। क्यों? थोड़ा इन्वॉल्व होंगे हम, ध्यान देंगे तो ऐसी छोटी मोटी जो गलतियां हैं तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है ना? तो यही मिस्टेक्स हम एग्जाम में करते हैं। सो प्लीज अगली बार से इन्वॉल्व होना है यहां पे। हाँ या ना? हाँ। तो अब जो है हम लोग ध्यान से देखेंगे और अपना दिमाग भी चलाएंगे, इसे बंद करके नहीं रखना। जो मैं बोलूंगा पूरी तरह से उसी पर नहीं फिक्स हो जाना है। तो ध्यान से देखो, जल्दी से क्या करना था इस क्वेश्चन को अगर हम देखते तो अभी करना क्या था हमें अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैंने स्टार्ट कहां से किया है? ओ से। दिस इज आवर स्टार्ट पॉइंट, नॉट ए इज स्टार्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट कौन सा है मेरा? बी, जहां पे जाकर हम एंड कर रहे हैं। यहीं पे एंड कर रहे हो ना? तो आपकी जो लेंथ आपको लेनी है वो किसके बीच की लेनी है? ओ से बी के बीच की लेनी है। और आंसर क्या होना चाहिए? इट इज डायरेक्टली इक्वल टू आर। कोई कैलकुलेशन की नीड नहीं है क्या? नहीं। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट ऊपर गया और फिर वापस क्या हुआ? नीचे आया। ये जो हॉरिजॉन्टल में आपने डिस्टेंस देख रखी है ना, इसको आप इग्नोर कर देना, इसको कंसीडर करने की नीड नहीं है। ऑब्जेक्ट ऊपर गया है और वापस क्या आया है? नीचे चला आया है। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ होगा? 0। कोई कंफ्यूजन ही नहीं, जहां से शुरू किया वहीं पे क्या किया? एंड भी किया। और अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात करूं तो इट इज 2h। बहुत बढ़िया। तो यहां पे अगर हम सेकेंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करें तो पहला पॉइंट लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। और दूसरा है हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड की बात करें तो ये क्या लिखेंगे? इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ h। डन बच्चों? बढ़ जाए आगे, सेकेंड पार्ट पे आते हैं यहां से। बाकी तो आप जानते हो ना, डिस्टेंस ट्रैवल्ड एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर हम मिनिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या, मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड को क्या बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस ट्रैवल्ड से या तो छोटी होगी या ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? उसके इक्वल होगी। इज इट ओके?
चलो देन आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। हम लोग अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी की। एक्चुअल में हम बात करने जा रहे हैं वेलोसिटी की, ठीक है ना। तो वेलोसिटी को मैं सीधे फॉर्मूले को यहां पे लिख रहा हूं, इसके फॉर्मूले को। तो अगर मुझे कहीं पे वी एवरेज लिखना हो, फर्स्ट पॉइंट के तौर पे मैं अगर कहीं पे क्या लिखना चाहता हूं, वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। क्या है हमारा ये, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। इज दिस पार्ट इज ओके। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आपने किया है वो उसे आप किससे डिवाइड कर दोगे, टाइम टेकन से। ये डेल्टा टी जो है ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज बेसिकली टाइम टेकन, एंड डेल्टा एक्स इज, दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे, हम उसे वी एवरेज के नाम से जानेंगे। अब एक छोटा सा पॉइंट और मैं यहीं पे आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिखते हो कहीं भी और उसे ग्राफ पे दिखाना चाहते हो, तो ये बेसिकली 2 पॉइंट्स होंगी। और अगर हम 2 पॉइंट्स कहीं पे लेते हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेकिंग ए स्मॉल डायग्राम, प्लीज देखना है यहां पे। मैं यहां पे बोल रहा हूं कि ये हमारे पास x है और यहां हमने क्या लिया है, टाइम लिया है। कोई पार्टिकल जो है इनिशियली यहां था, ठीक है, दिस इज t इनिशियल, और इसका कोऑर्डिनेट कुछ xi गिवन था। नाउ इट विल रीच हियर, और यहां पे इसका ये xf दिया हुआ है, और ये टाइम क्या है बेटा आपके पास, दिस इज tf, ठीक है। इनिशियल पॉइंट है a हमारे पास, और फाइनल पॉइंट क्या है हमारे पास, फाइनल पॉइंट हमारे पास है b। तो अगर मैं यहां पे x और t का एक कर्व प्लॉट करता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि एवरेज वेलोसिटी निकाल कर बताओ, क्या निकाल कर बताओ, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, मान लो कि इनके बीच में जो इसका मोशन हो रहा है ना, उसको जब मैंने डायग्राम के थ्रू दिखाया तो कुछ इस तरीके से आया है ना। कभी हमारा पोजीशन जो है बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है आपको, देखो थोड़ा कम होता हुआ भी दिख रहा है, बाद में उसमें रैंडम सा बहुत तेज सा इंक्रीज भी दिखाई दे रहा है। मुझसे किसी ने पूछा कि ऐसे केस में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। सो वी आर कंसर्न्ड अबाउट द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली। ऐसे केस में आप क्या करोगे, आप सिंपल सा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, किसके किसके बीच में, इस ए और बी के बीच में, और इस लाइन को हम लोग यहां पे सीकेंट का नाम देंगे। ये है क्या यहां पे, ये है हमारा सीकेंट, और इस सीकेंट का जो स्लोप होगा दैट स्लोप विल प्रोवाइड यू वेलोसिटी। क्लियर है। तो जब कभी भी एवरेज की बात हो, एक पॉइंट कभी नहीं होगा, कितने पॉइंट्स होंगे, 2 होंगे, और आपको उन दोनों के बीच में क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है और उस लाइन का स्लोप निकाल लेना है, यू विल गेट योर आंसर। जैसे इस केस में अगर आपसे आंसर मैं पूछता, मैं यहां पे मान लो इसे थीटा मान लेता हूं और मैं लिखता टैन थीटा, आप टैन थीटा की वैल्यू को क्या xf माइनस xi डिवाइडेड बाई tf माइनस ti से रिप्रेजेंट कर सकते थे क्या। ये आपके पास क्या है, क्या डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा t है क्या, है क्या। इसी को आप क्या बोलोगे यहां पे, दिस विल बी कंसीडर्ड एज आर एवरेज वेलोसिटी। इज दिस पॉइंट इज ओके। तो एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो क्या करना है, 2 पॉइंट्स चाहिए, दोनों पॉइंट्स के बीच में एक सीकेंट ड्रॉ करना है, उस सीकेंट का स्लोप ही क्या होगा, हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी। अब यहीं से आते हैं इंस्टेंट पे। घर से निकले यहां पहुंचे, किसी व्हीकल से आए होगे या पैदल आए होगे, यही हुआ होगा ना। तो अगर इन दोनों सिचुएशन की मैं बात करूं तो हर जगह पे अगर आप व्हीकल से आए हो तो क्या आपकी स्पीड सेम थी, कहीं ज्यादा थी कहीं कम थी। इसलिए जब आपने इनिशियल और फाइनल पोजीशंस को देखा और सिर्फ उन दोनों को कंसीडर करते हुए आंसर निकाल दिया, तो जो आंसर था वो क्या था, एवरेज का। लेकिन हर पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी अलग अलग थी कि नहीं थी। तो अगर हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट की बात करते हैं तो उसे हम क्या नाम देते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। स्पीड और वेलोसिटी में छोटा सा फर्क है, जहां पे अभी हम डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं वहां अगर आप डिस्टेंस ट्रैवल्ड लिख दो तो क्या बन जाएगा, वही स्पीड बन जाएगा, है ना। तो यहां पे सेकेंड पॉइंट मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। दूसरा मैं लिख रहा हूं v इंस्टेंटेनियस, एंड व्हेन आई एम राइटिंग v इंस्टेंटेनियस इट इज लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा t, जिसको आप फिजिक्स की भाषा में क्या लिखते हो,
dx बाई dt। क्या लिखने में कोई दिक्कत है? तो हम ऐसे ऐसे क्या लिखते हैं, dx बाई dt, एंड dx बाई dt इज व्हाट? इट इज वेरी स्मॉल चेंज इन पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हम बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल की बात कर रहे होते हैं। यहां पे डेल्टा टी की वैल्यू क्या कर रही होती है? टेंड कर रही होती है जीरो पे। मींस ऐसे जगह पर हमेशा एक पॉइंट होगा, यहां पे दो पॉइंट्स नहीं होंगे। इज दिस वन इज ओके? अगर मैं इसी सेम डायग्राम में आपसे पूछता कि मुझे इस पी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल कर बता दो, तो आप क्या करते? इस पी पॉइंट पे एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर देते जो कि इसका टेंजेंट कहलाता है, और इसी टेंजेंट के स्लोप को आप क्या नाम देते? इस थीटा वन को आप क्या कहते? आप बोलते कि tan थीटा वन इज नथिंग बट इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एट पी। वेलोसिटी एट पी। इज दिस पॉइंट इज ओके एवरीवन? सो ये क्या है हमारा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। दिस वन इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑन x वर्सेस t कर्व। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। डन है? तो एक क्या हुआ? सीकेंट का स्लोप, दूसरा क्या है हमारे पास? टेंजेंट का स्लोप। डन? बढ़ जाओ आगे। चलो फिर यहां से आगे आते हैं बेटा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी से एक्सपेक्टेड है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ध्यान से देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप सभी से आंसर आएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और प्लीज आप लोग जो है जहां पे भी कंफ्यूज हो, जहां पे भी कोई डाउट आए, तुरंत बोला करो, शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा फास्ट क्लास तो जाना है, आप भी समझते हो। तो मैं ऐसे बढ़ता जाऊंगा, आप हाथ रेज कर देना, मैं आपके क्वेश्चन को ले लूंगा तुरंत। ठीक है? कोई आंसर आया किसी का? ओके, एक मिनट बेटा, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। देखो ध्यान से, ए से बी ऐसा ही मूवमेंट हुआ है ना? अग्री करते हो? ए से बी का ही मूवमेंट हुआ है ना? An object is moving on a circular path with constant speed v, then find the average velocity. जानते हो, हमसे आधे रिवोल्यूशन में इसकी एवरेज वेलोसिटी पूछी गई और दिया हुआ क्या है? एवरेज स्पीड दिया हुआ है। अब समझने का जो पॉइंट है यहां पे वो मैं बताता हूं। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो एक पॉइंट दिमाग में रखना, हमें ऐसे तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल की बात करनी है, लेकिन दोनों जगह पे एक चीज कॉमन है ना, टाइम टेकन। ए से बी पहुंचा है अगर, तो जो टाइम आप डिस्प्लेसमेंट वाले केस के लिए कंसीडर कर रहे हो, क्या वही टाइम डिस्टेंस वाले केस के लिए भी कंसीडर हो रहा होगा? तो दोनों जगह कॉमन क्या है? टाइम। क्या अब आपका काम आसान हो गया? मैं बोलूंगा अब यहां पे ए से बी तक का अगर मुझे डिस्टेंस ट्रैवल्ड लिखना हो, सो टेल मी व्हाट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दिस केस? इट इज पाई इंटू आर। क्या मैं यहां से डेल्टा टी की वैल्यू निकाल सकता हूं? बोलेंगे हाँ सर, क्यों नहीं निकाल सकते? हम बोलेंगे डेल्टा टी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय स्पीड, बिकॉज स्पीड इज गिवन टू अस। एम आई करेक्ट? अब सेकेंड केस में आप क्या करोगे? ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। नाउ आई विल गो टू द सेकेंड वन। मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है यहां पे? श्योर हो? पक्का? इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों अगर हम देखें तो r प्लस आर क्या होना है? 2r। बिल्कुल करेक्ट है आपका। तो पहले केस में आपने क्या कवर किया? पाई आर। आप बोलोगे डिस्टेंस ट्रेवल क्या था? पाई आर। डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास? 2r। ए से बी गए हैं, हाफ रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना हम। आगे बात करते हैं। अब मुझे यहां पे v एवरेज निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो क्या करोगे बच्चों, बताओ जल्दी? क्या आप इस डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा टी से डिवाइड करोगे? और डेल्टा टी की वैल्यू आपके पास है ना, जस्ट डाल दो और आंसर आ गया। 2r डिवाइडेड बाई पाई आर बाई वी। इफ यू रीअरेंज इट, व्हाट यू विल गेट? इट इज 2v डिवाइडेड बाई पाई। डन है? चलो फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं यहां से। ठीक है? हाँ बेटा बताओ।
टू पाई आर क्यों नहीं लिया? टू पाई आर तो बेटा फुल रिवोल्यूशन के लिए होता है ना, यहाँ तो आधा ही किया है ना। नहीं बेटा, हम तो सिंपल ये जाने ना, मैंने सर्कुलर पाथ लिया है और कंप्लीट कितना सर्कल किया है? सिर्फ आधा सर्कल कंप्लीट किया है। तो अगर आधा सर्कल कंप्लीट करेंगे तो क्या लेंथ कवर किए होंगे? आधा सरकमफ्रेंस का, है ना। वही हमने यहाँ पे पाई आर के फॉर्म में लिख दिया है। डन है। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा अब हम स्पीड अप करते हैं, है ना। वार्म अप हो गया, बेसिक चीजें हमने जान ली, अब थोड़ा स्पीड अप करते हैं। सेकेंड पॉइंट से स्टार्ट करते, नेक्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन। तो अभी आपने क्या बताया मुझे? हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दें तो इंस्टेंटेनियस क्या मिल जाए मुझे? वेलोसिटी। अगर हम डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिख दें तो क्या मिल जाए? एवरेज वेलोसिटी। क्या यही केस यहां पे भी लगा सकते हैं हम? यहां हम चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर आप बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए बात करोगे तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और अगर हम वही टाइम इंटरवल बड़ा कर दें तो क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन। क्या सिमिलर है दोनों? तो मैं यहां पे फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से देखा जाए। मैं यहां फॉर्मूला लिख रहा हूं बच्चों। मैं यहां पे फर्स्ट फॉर्मूला लिखता हूं, ए एवरेज इज इक्वल टू, तो अगर मुझे ए एवरेज लिखना होगा तो क्या लिखूंगा मैं? इट इज डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? और इसे मैं क्या स्लोप ऑफ द सीकेंड कह सकता हूं? स्लोप ऑफ द सीकेंड कहने में कोई दिक्कत है? और किस तरह के कर्व में? इन v वर्सेस t कर्व। इज दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू? तो अभी आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम के कर्व की बात कर रहे थे, आप पोजीशन और टाइम के कर्व की बात कर रहे थे। यहां पे सिंस एक्सेलरेशन आप निकालने जा रहे हो, आप चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहे हो, तो आप इस केस में क्या करोगे? आप यहां पे v वर्सेस t कर्व को कंसीडर करोगे। डन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। अगर हम यहीं पे a इंस्टेंटेनियस लिखें, a इंस्टेंटेनियस इज, अगेन आई विल राइट लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा टी, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? dv बाई dt। देखो ये dv बाई dt या dx बाई dt कुछ अलग नहीं है, ये भी वही डेल्टा x बाई डेल्टा टी या डेल्टा v बाई डेल्टा टी है। बस फर्क क्या है? आप मुझे आंसर दो, क्या फर्क है? यहां पे समय का फर्क है ना। समय का फर्क है, समय कहीं पे ज्यादा लगा है, कहीं आप बिल्कुल छोटे से टाइम इंटरवल की बात कर रहे हो। डन। क्लियर है सभी को? तो हम यहां पे इसे क्या लिख सकते हैं? इट इज बेसिकली स्लोप ऑफ द टेंजेंट इन v वर्सेस t कर्व। सो ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए बच्चों? पक्का सभी को क्लियर हो गए? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैं इसमें एक छोटा सा पॉइंट जो है ऐड कर रहा हूं, इस पॉइंट को समझेंगे। पिछले वाले पार्ट में भी ऐड करूंगा और यहां भी ऐड कर रहा हूं। ध्यान से सुनना और दिमाग में बिठाने की कोशिश करना। क्या इसका रिवर्स भी ट्रू होगा क्या? अगर हमने ए इंस्टेंटेनियस को dv बाई dt लिखा है, क्या लिखा है? ए इंस्टेंटेनियस को dv बाई dt लिखा है, तो क्या इसी को चेंज करके मैं आराम से dv इज इक्वल टू ए इंस्टेंटेनियस इंटू dt भी लिख सकता हूं क्या? एंड इफ आई पुट इंटीग्रेशन साइन इन द बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो क्या लेफ्ट हैंड साइड मुझे चेंज इन वेलोसिटी, ये मुझे चेंज इन वेलोसिटी, और राइट हैंड साइड मुझे एरिया अंडर द ए वर्सेस टी कर्व प्रोवाइड करेगा क्या? तो अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं, मुझे कहीं पे ए और टी के बीच का कर्व दिया हुआ हो और मुझसे बोला गया हो आप ऐसा करो, इसका एरिया निकाल दो और ये क्या बताएगा मुझे ये बता दो, तो आप क्या बोलोगे बेटा? इट विल प्रोवाइड यू चेंज इन वेलोसिटी। इज दिस पार्ट इज ओके? मैं डायग्राम से भी दिखा देता हूं। यहां ध्यान से देखो, एक डायग्राम बना रहा हूं मैं। मान लो ये v वर्सेस सॉरी, ये आपके पास a वर्सेस t का कर्व है, ऐसा कोई कर्व दिया हुआ है। मैंने बोला ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल है, तो बस इस पूरे के अंदर का आप एरिया निकालोगे और ये एरिया आपको क्या प्रोवाइड करेगा? इट विल प्रोवाइड यू चेंज इन वेलोसिटी। डन है बच्चों?
एक छोटा सा ट्रिक मैं आपके दिमाग के लिए बता देता हूं जो आप याद रख सकते हो, और याद रखोगे तो आपको काम करना इजी होगा, है ना। ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से ट्रिक को देखना। मुझे मान लो x दिया हुआ है, v दिया हुआ है और a दिया हुआ है। मुझे इन तीनों के रिलेशन को सेट करना है। x को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा बच्चों? वेलोसिटी। कोई दिक्कत है? v को डिफरेंशिएट करोगे, क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। अब a को इंटीग्रेट किया, क्या मिलना चाहिए? मैं यहां पे अगर डेल्टा v निकालना चाहता हूं तो क्या करूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ a dt। और एक पॉइंट मैंने बोला था ना, पीछे भी ऐड करूंगा मैं। यहां पे देखो, इस जगह पे अगर हम थोड़ा पीछे आकर देखें तो क्या मैं dx को v dt लिख सकता हूं? आप बताओ, dx क्या है? dx क्या है? चेंज इन पोजीशन, या आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट। और ये v dt क्या है? एरिया अंडर द v वर्सेस t कर्व। डन है ना? तो आप या तो इंटीग्रेट करो या क्या निकाल लो? एरिया अंडर द v वर्सेस t कर्व निकाल लो। आपका आंसर आएगा ना। यहां मैं क्या लिख रहा हूं? इट इज बेसिकली आर डिस्प्लेसमेंट। सो मुझे लगता है ये चेन अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अब इस चेन को मैं क्लियर कर देता हूं। यहां पे मैं वापस आ रहा हूं x की तरफ, तो क्या करेंगे? डेल्टा x इज इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ v dt। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। बोलो, ये चेन समझ में आ रहा है? तो आपको अगर कभी भी डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में कंफ्यूजन हो, आप ये चेन जरूर अपने दिमाग में सेट करना। पूछा क्या गया है, दिया क्या गया है। क्या सिर्फ इतना 2 क्वेश्चन अपने दिमाग में अगर हमने पूछ लिया अपने आप से तो आंसर तक पहुंच जाएंगे? सिर्फ 2 ही सवाल पूछने हैं ना। अगर मैं यही चीज ग्राफ के फॉर्म में आपसे पूछता तो मैं बोलता, अगर मेरे पास xt ग्राफ है, मेरे पास vt ग्राफ है और मेरे पास क्या है? एक at ग्राफ गिवन है, तो मैं x से v पे जाना चाहता हूं, मुझे क्या चाहिए? स्लोप। मुझे v से a पे जाना है, मुझे क्या चाहिए? स्लोप। और मैं a से v पे आना चाहता हूं, अब मुझे क्या चाहिए? इस बार मैं निकालूंगा एरिया। और ऐसे ही अगर मैं vt कर्व से x पे आना चाहता हूं तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। क्या ये दोनों चेन आपके दिमाग में सेट रहेंगे बच्चों? जल्दी बोलो, दिमाग में ये चेन सेट रख सकते हो ना? ये चेन अगर दिमाग में सेट रहा तो इन आपका, अगर वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो या ग्राफ का क्वेश्चन हो, दोनों क्वेश्चन आराम से आप क्रैक कर सकते हो। कोई परेशानी नहीं? कुछ तो बोलो, बढ़ जाए आगे। चलो फिर तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है ना। यहां से बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। पहले आपसे मैं सवाल पूछता चलता हूं, मुझे आंसर देना। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ लो, प्यार से पढ़ो क्वेश्चन को पहले आराम से। पढ़ लिया सभी ने? 2 मुझे क्या दिया हुआ है? इक्वेशन। एक है xp और दूसरा देखो यहां पे o दिख रहा है। सॉरी, इसको आप क्या बना लेना? आप इसे q बना लो। एक किसका दिया हुआ है? xp मींस पोजीशन, p के पोजीशंस मुझे दिए हुए हैं। ऐसे ही क्या मुझे q के भी पोजीशंस दिए हुए हैं? मुझसे पूछा क्या गया है? एट व्हाट टाइम डू द कार हैव द सेम वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे इसमें? क्या डिफरेंशिएट करके निकलेगा? बहुत अच्छे बेटा, तो डिफरेंशिएट करते हैं। पहले मैं लिखता हूं यहां पे vp। आप बताओ क्या होना चाहिए आंसर vp के लिए? क्या बेटा? a प्लस, बहुत बढ़िया। अगर हम यहां डिफरेंशिएट करते हैं तो सबसे पहले at को डिफरेंशिएट करेंगे, यहां से क्या आएगा? स्मॉल a। फिर हम लोग b कांस्टेंट मान लेते हैं और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2t। यही लिखोगे ना? तो आपके पास वैल्यू आ गई a प्लस 2bt। नाउ कम टू द सेकेंड वन। अगर मैं vq लिखना चाहता हूं, इस बार इसे डिफरेंशिएट करोगे, f माइनस, दिस टाइम इट इज f माइनस 2t। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा दोनों वेलोसिटी सेम है। सो मैं क्या लिखूंगा? a प्लस 2bt इज इक्वल टू f माइनस 2t। अब मुझे बताना पड़ेगा क्या? अब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा इसे। t को एक साथ कर लो आप,
t को एक साथ करोगे तो आपके पास आएगा 2b प्लस 2 इज इक्वल टू f माइनस a. इन द नेक्स्ट स्टेप t इज इक्वल टू f माइनस a डिवाइडेड बाई 2b प्लस 1. कौन सा चॉइस करेक्ट आ रहा है? कौन सा? b, d. ओके, आप लोग बोल रहे हो तो मैं d सेलेक्ट कर देता हूं. सॉल्व किसने किया ये बताओ, किसने किसने सॉल्व कर लिया था? बहुत अच्छे. बाकी बच्चों कहां दिक्कत आई मुझे जल्दी से बोलो, कहां परेशानी आई? डिफरेंशिएशन में. तो कहां आई? यहां पे जो फंक्शन डिफरेंशिएशन वाला आपने यूज किया है वो है डी एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1. ठीक है, याद रख सकते हैं. अगर x की वैल्यू मेरे पास 1 है तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा? सीधे सीधे 1 आ जाएगा. x n की जगह आप क्या पुट करोगे? 1. 1 माइनस 1 इज 0. यहां भी लिखोगे 1. x टू द पावर 0 इज 1. सो आंसर इज 1. और अगर ये 2 है, x स्क्वायर है, तो क्या इससे आप 2x लिख पाओगे आराम से? यहां पे पहले n की जगह लिखा 2 और उसके बाद 2 माइनस 1 क्या हो गया आपके पास? 1. तो फॉर्मूला जो आपने यूज किया है वो ये है डिफरेंशिएशन का. ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं. ध्यान से देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे दिया हुआ है, इस बार आप बताने वाले हो मुझे आंसर. थोड़ा जल्दी, 1 मिनट का ही टाइम मिलता है नीट में. अटेम्प्ट नहीं करोगे तो दिक्कत होगी बेटा. सॉल्यूशन तो हर चीज का मिल जाता है, हमें अपना हाथ चलाना है. नहीं गिवन है. चलो मैं आता हूं बेटा. मैं इस क्वेश्चन का पहले क्या करता हूं, एनालिसिस. ये बढ़िया क्वेश्चन था, इस टॉपिक का बढ़िया क्वेश्चन था. इसलिए बढ़िया था क्योंकि यहां पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें यूज करने थे जो हमें आना चाहिए. सबसे पहला ये, फर्स्ट ये, क्या हमें टाइम दिया है जैसा कि इसने पॉइंट आउट किया? बोलेंगे डायरेक्ट नहीं दिया है, बट वो टाइम निकालने का तरीका मुझे दिया है कि नहीं दिया है? एग्जैक्टली हमें यहां बोला गया है कि हम उस समय पोजीशन निकालना चाहते हैं जब इस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो? मैक्सिमम हो. क्या हो? मैक्सिमम हो. तो स्पीड मैक्सिमम निकालने के लिए पहले स्पीड को निकालना तो पड़ेगा ना. नॉर्मल स्पीड का इक्वेशन तो लिखना पड़ेगा ना. और मुझे इक्वेशन गिवन किसका है? आप बताओ किसका इक्वेशन दिया हुआ है आपको? दिस इक्वेशन इज गिवन फॉर x. x इज इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब. ऐसा ही दिया हुआ है ना. क्या मैं इसे डिफरेंशिएट करके v निकाल सकता हूं? v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. क्या आएगी वैल्यू? बहुत बढ़िया, 18t माइनस 3t स्क्वायर. कोई कंफ्यूजन है? लेकिन ये क्या है? वेलोसिटी का एक इक्वेशन. मैक्सिमा या मिनिमा का थोड़ा बहुत आइडिया है आपको? थोड़ा आइडिया है. तो आप ये जानते होंगे कि अगर कोई वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम है तो वैसे केस में अगर हम उसका स्लोप निकालते हैं तो स्लोप क्या आता है हमारा? 0. याद है ये? जैसे आप करते हो ना मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए. मान लो मुझे दिया हुआ है एक फंक्शन y इज इक्वल टू 4t स्क्वायर और मुझसे बोला गया इसका मैक्सिमा निकाल के बताओ. तो हम कैसे निकालते हैं? हम पहले उस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएट करके उसे किसके इक्वल मानते हैं? 0 के. क्या यही काम यहां पे भी मुझे करना होगा? ठीक है, तो मैंने यहां पे निकाला क्या? सबसे पहला काम किया मैंने, वेलोसिटी निकाली. अब मुझे वेलोसिटी को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है. तो मैक्सिमाइज करने के लिए आप क्या करोगे? आप लिखोगे dv बाई डी टी इज इक्वल टू 0. इज इट ओके? तो इसके लिए एक बार डिफरेंशिएट करते हैं v को. आई विल राइट 18 माइनस 60 इज इक्वल टू 0 और यू कैन से t इज इक्वल टू 3 सेकेंड. कोई परेशानी है क्या बच्चों? t की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? t आ गई मेरे पास 3 सेकेंड. क्या अब हमारा काम आसान हो गया? टाइम मुझे मिल गया क्या? ऐसे मैक्सिमा मिनिमा इतना ही नहीं है, थोड़ा और डेप्थ में हम जा सकते हैं. बट देखो हमारे जो नीट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें जनरली या तो मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है.
तो हमें ये चेक करने की नीड यहां पे नहीं आई है। हाँ बेटा, हाँ, तो हम यहां पे चेक करने की नीड नहीं रखते, चेक करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों की जो वैल्यू आई है आप इसको सीधे सीधे मान सकते हो कि इस टाइम पे क्या रहा होगा, यहां पे मैक्सिमा रहा होगा, और अगर इस समय मैक्सिमा रहा होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, x एट t इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 9 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब। इज इट फाइन विथ एवरीवन? सो आंसर इज, ये हो गया आपके पास 81 एंड हियर इट इज 27। इफ यू सब्ट्रैक्ट इट यू विल गेट 54 मीटर एज योर करेक्ट आंसर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? किसी को कोई दिक्कत नहीं? बढ़ जाए आगे, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नहीं थियरी आ गई क्या? नहीं, क्वेश्चन ही है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत जगह पर आपको काम आने वाला है, ट्विस्ट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके रिजल्ट को जनरलाइज करके आगे चल के याद भी रख लेंगे। ठीक है, तो अभी पहले मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर क्या करते हैं हम लोग, इसके रिजल्ट को जनरलाइज करके याद कर लेते हैं। हाँ बालक बताओ, कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं, चलो फिर तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखो बच्चों क्या अप्रोच होगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ स्पीड v1 फॉर टाइम t1। फिर क्या है, फिर v2 से चल रहा है कितने टाइम के लिए, t2 टाइम के लिए, और मुझे क्या निकाल कर बताना है, एवरेज स्पीड। कैसे निकालोगे, टोटल जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो, और उससे किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से। क्या हमारा आंसर आ जाएगा? हाँ या ना? आएगा? नहीं आएगा? आ जाएगा? तो बोल क्यों नहीं रहे? थोड़ा सा बोलना है, इन्वॉल्व करो अपने आप को, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हाँ ना तो बोलना है, उसमें क्या एनर्जी जानी है, जानी है क्या? नहीं, शर्माना नहीं है। चलो देखते हैं फिर। सबसे पहले हम लोग को डिस्टेंस ट्रैवल चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए, टाइम टेकन चाहिए। तो आई एम राइटिंग हियर v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां पे इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा v1 इंटू t1, और फिर v2 से चलते हुए किया होगा v2 इंटू t2, और टाइम टेकन कितना है हमारे पास, t1 प्लस t2। क्या यहां से हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा? सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ एज आई टोल्ड यू, हमें इस छोटे से टॉपिक से कुछ घुमाकर क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं जो हम जल्दी जल्दी कर पाए। ठीक है ना? तो मैं उसके ऊपर आपको लेकर आता हूं। हमसे कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, ये आंसर आपका आ गया, यहीं पे आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। मैं इससे आगे की बात कर रहा हूं। इफ t1 इज इक्वल टू t2, t1 और t2 आपस में बराबर हैं और दोनों के दोनों क्या है, t के इक्वल दिए हुए हैं, तो हमें किसी ने बोला कि यह व्हीकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी v1 फॉर हाफ टाइम and for second half time it will move with velocity v2, then find its average velocity। पूछ सकते हैं ना? क्या यही क्वेश्चन हो गया? t1 और t2 की वैल्यू क्या हो गई ऐसे केस में, इक्वल हो गई। अब t1 t2 को इक्वल कर दो, देखो तो क्या आंसर आ रहा है बेटा, v एवरेज इज इक्वल टू v1 इंटू t प्लस v2 इंटू t डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ t। ऐसा ही लिखोगे ना? एग्जैक्टली बेटा, यहां से अगर मैं t को रिमूव कर दूं सो इट इज v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। इज दिस पॉइंट इज ओके? एंड इफ आई एम राइटिंग, इफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस बार? इस बार हमारे पास n नंबर ऑफ पार्ट्स हो गए। मीन्स पहले t टाइम के लिए v1, फिर v2, फिर v3, यार ऐसे ही कहां तक चले गए हम, vn तक चले गए। देन व्हाट वी विल डू, वी विल राइट हियर v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 एंड सो ऑन अप टू vn डिवाइडेड बाई n। इज दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू? क्लियर है सभी को? तो इसे क्या अरिथमेटिक मीन कह सकते हो, पढ़ते आए हो ना बचपन से,
5 बच्चों के मार्क्स जो है क्लास में हमें बताए गए 80, 92, 85, 83, 82 है ना। इन पांचों का एवरेज क्या होगा, कैसे निकालते थे? क्या यही तरीका होता था? है ना। ऑल द वैल्यूज का, सारी वैल्यूज का क्या करते थे? सम, और डिवाइड किससे कर दिया? नंबर ऑफ इवेंट्स से। क्या यही काम किया हुआ है? डन है। आगे चलते हैं, इसका सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। देखो ध्यान से, ये आपके नीट में आया भी था क्वेश्चन, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी आपने क्या किया था? टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी की बात की थी कि पहले t1 टाइम के लिए v1 से चल रहा है, बाद में t2 टाइम के लिए v2 से चल रहा है। दिस टाइम व्हाट इज रिटन हियर? क्या बेटा? ए ऑप्शन नहीं बेटा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। फर्स्ट क्या कर रहे हैं हम लोग? पहले x डिस्टेंस के लिए आप v1 वेलोसिटी से चल रहे हो, फिर नेक्स्ट x डिस्टेंस के लिए आप क्या कर रहे हो? v2 वेलोसिटी से चल रहे हो। आपको बताना है कि आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी। क्लियर? फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं हो रहा, गिवन इंफॉर्मेशन में चेंज है ना। इंफॉर्मेशन थोड़ा सा बदल के दिया गया है। सॉल्व करते हैं, कैसे कर सकते हैं? ध्यान से देखा जाए, एक बार इसे पढ़ भी लो। अ पर्सन ट्रैवलिंग स्ट्रेट लाइन in a straight line moves with a constant velocity v1 for certain distance x with constant velocity v2 for next equal distance. You have to find the average velocity. हमने अभी जस्ट सीखा था v average total distance traveled, that is x plus x, and total time taken. कैसे निकालोगे t1 t2? x डिस्टेंस किस वेलोसिटी से ट्रैवल किया? x किससे ट्रैवल किया था? v1 से। तो टाइम कितना लगा होगा? x बाई v1 कह सकते हो। तो इसे लिखेंगे हम सबसे पहले x डिवाइडेड बाई v1, देन दूसरे वाले के लिए x डिवाइडेड बाई v2। क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखता v एवरेज इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई x बाई v1 प्लस x बाई v2। रीअरेंज कर लेते हैं इसे। रीअरेंज करेंगे तो लिखेंगे x बाई v1 प्लस x बाई v2 इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई v एवरेज। यहां से x को हटा दो, आपके पास आंसर आ गया 2 बाई वी एवरेज इज इक्वल टू 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। इसको मैथ्स में एक नाम देते हैं बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक मीन। क्या कहते हैं? हार्मोनिक मीन। सो यहां पे भी अगर आप n नंबर ऑफ टर्म्स ले लेते हैं ना, अगर यहीं पे x जो डिस्टेंस है ना, ऐसा हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स होता है। हम बोलते हैं पहले x v1 से चले, फिर x v2 से चले, फिर ऐसे ही चलते चलते n टाइम्स, जब nth बार जब हम जा रहे हैं तो किससे जा रहे हैं? vn से जा रहे हैं। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो लिखने का तरीका थोड़ा सा बस बदल जाता। आप यहां पे जनरल फॉर्मूले में क्या लिख पाते? आप लिखते n डिवाइडेड बाई v एवरेज इज इक्वल टू 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 एंड सो ऑन अप टू 1 बाई vn। डन है क्या? क्लियर सभी को? ऐसे एनर्जी से बोलोगे क्लियर है? तो एक क्वेश्चन अब आप घर पे खुद से करोगे। दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क। ये क्वेश्चन क्या है हमारा? होमवर्क के लिए है। पढ़ लो एक बार, अगर कंफ्यूजन है तो अभी ही पूछ लो। अच्छा, मैंने ये शायद लगता है एक स्लाइड एक्स्ट्रा डाल दी है, सॉरी बेटा, इस स्लाइड को मैं हटा देता हूं यहां से, है ना। ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। हाँ, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं बोल रहा हूं इस क्वेश्चन को पढ़ लो, और ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं। आप एक बार पढ़ लो, अगर कंफ्यूजन है तो अभी के अभी पूछ भी लेना। सॉल्व नहीं करना है, बस क्वेश्चन समझने में दिक्कत है कि नहीं ये बताओ। मुझे क्या बोला गया है? हमें बोला गया कि एक बस जो है वो आधे डिस्टेंस तक 5 मीटर पर सेकंड से चला, फिर आधे डिस्टेंस, जो बचा हुआ आधा डिस्टेंस था, उसे 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स में ट्रैवल किया। पहले टाइम इंटरवल में वो 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, और दूसरे में कितने से चल रहा था? 25 से। सो बाद के हाफ के लिए क्या आप फर्स्ट कंडीशन लगा सकते हो? 15 और 25 का क्या करना पड़ेगा? अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपने टाइम को डिवाइड किया है। एम आई राइट? तो 15-25 का एवरेज कितना हो गया? 20। ठीक है ना। और अब अगर मैं सेकेंड हाफ की वेलोसिटी को 20 मान लूं, फर्स्ट हाफ के लिए क्या थी आपके पास? 5 थी,
क्या वी एवरेज सेकेंड वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा? 2 बाई वी एवरेज इज इक्वल टू 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई वी टू। आंसर आ जाएगा क्या? टफ है? 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 कर लो। 5 20 हो गए कितने? 100 इंटू 200, 200 डिवाइडेड बाई 25, 8 करेक्ट। 8 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। तो आप घर पे चेक कर लेना, सॉल्व कर लेना इसे, और अगर कंफ्यूजन है तो अभी बताओ मुझे। आंसर में नहीं बोल रहा हूं, समझने में, क्वेश्चन को समझने में कंफ्यूजन है। मान लो ये ए पॉइंट था, ये बी था, ए से बी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, देन बी से सी फिर से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एक्स। बट हुआ क्या? बीच में आपने इसे डिवाइड कर दिया, इस बार टाइम के रिस्पेक्ट में किया। ये भी टी टाइम है और ये भी टाइम क्या है? टी है। तो यहां वेलोसिटी v1 थी, यहां वेलोसिटी v2 थी, यहां वेलोसिटी क्या है? v3 है। यही इंफॉर्मेशन है ना? अब तो क्लियरिटी आ गई होगी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यहां से आगे आते हैं बेटा, हमारे काइनेमेटिक्स के बेसिक इक्वेशंस को यहां पे जानने की कोशिश करते हैं, जो काइनेमेटिक्स के हमारे बेसिक इक्वेशंस हैं। तो देखो 3 इक्वेशन हमारे बहुत ही बेसिक इक्वेशन माने जाते हैं, बट ये सारे इक्वेशंस कब लिखते हो आप? जब हमारा ए क्या हो? कांस्टेंट हो, और ए एक क्या है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ए जब हम बोलते हैं तो ए के साथ उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों के दोनों हमारा इन्वॉल्व होता है। सो आई एम राइटिंग द फर्स्ट इक्वेशन हियर, इट इज v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड फॉर्मूला डेल्टा x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू डेल्टा एक्स। ये 3 तो बेसिक फॉर्मूले हैं ही हमारे पास। इसके साथ साथ हम 2 फॉर्मूले और सीख लेते हैं, है ना? तो पहला इसमें से जो मैंने बताया अभी और एडिशनल फॉर्मूला, उसमें एक फॉर्मूला हम लिखते हैं v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस v डिवाइडेड बाई 2, एंड द सेकेंड वन इज इट इज फॉर x nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। अब ये है क्या, इसको थोड़ा समझ भी लेते हैं। बच्चों प्लीज पुट योर पेन डाउन एंड कंसंट्रेट ऑन बोर्ड। x nth का मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसलिए सुन लो इसे। nth का मतलब, मैंने बोला कि मैंने थर्ड सेकेंड में क्या ट्रेवल किया, तो थर्ड सेकेंड में जब बोल रहा हूं तो क्या बोल रहा हूं? उस थर्ड सेकेंड में मैं क्या ट्रेवल कर रहा हूं। और इसको मैथमेटिकली समझें तो ऐसा कह सकते हैं कि मैं 3 सेकेंड तक कुछ ट्रेवल कर रहा हूंगा। मान लो मैंने 3 सेकेंड में 20 मीटर ट्रेवल किया है, और 2 सेकेंड में 8 मीटर ट्रेवल किया था। मैंने कितना ट्रेवल किया था? 8 मीटर्स। तो थर्ड सेकेंड में मैंने कितना ट्रेवल किया? 20 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 12 मीटर। सो यही आप यहां पे कैलकुलेट कर रहे हो। आप जब nth बोलते हो तो nth का मतलब वो पर्टिकुलर सेकेंड होता है। मैंने थर्ड बोला तो 2.01 से स्टार्ट हुआ और एंड कहां हुआ? 3 पे हुआ। इज इट फाइन? क्या ये वैल्यू फ्रैक्शनल हो सकती है? आंसर है यस। मैं आपको बोल सकता हूं कि 6.5 सेकेंड पे मैं कितना ट्रेवल कर रहा हूं। कितने पे? 6.5 सेकेंड पे। इसका मतलब क्या होगा? मैं 5.5 के बाद से स्टार्ट कर रहा हूं और कहां तक ट्रेवल कर रहा हूं? 6.5 तक। इस 1 सेकेंड में मैंने कितना ट्रेवल किया है। इज इट ओके? तो ये वैल्यू हमेशा इंटीजर ही हो ये जरूरी नहीं है, ये फ्रैक्शन भी हो सकती है। डन है? अब यहां से इन 5 फॉर्मूलों के हेल्प से कुछ क्वेश्चंस जो हमारे सॉल्व होते हैं उसके ऊपर हम आते हैं। सबसे पहले बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज आप बोर्ड पे कंसंट्रेट करो। आपसे मैं इसका आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन आज के बाद में इसका आंसर आपसे एक्सपेक्ट करूंगा। क्या? एग्जैक्टली। हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए सीख लेते हैं जल्दी से, और इसके रिजल्ट को फिर मेमोराइज भी कर लेंगे। इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि एक ऑब्जेक्ट है। मान लो कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट था हमारा, मैं इसे व्हीकल मान लेता हूं, है ना? ज्यादा इजी रहेगा समझना। मैं इसे एक व्हीकल मान लेता हूं, ठीक है? द व्हीकल स्टार्ट्स टू मूव विथ वेलोसिटी u, और एंड पॉइंट पे जब ये पहुंचा है तो इसकी स्पीड कितनी हो गई है बेटा? इट्स स्पीड इज v। मुझे बताना है कि ये जब मिड पॉइंट पे होगा, यहां कहीं पे होगा, दिस पॉइंट इज एक्चुअली इट्स मिड पॉइंट, उस समय इसकी स्पीड क्या रही होगी?
यहां पे इसकी स्पीड अगर v डैश है तो ये v डैश हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? इसी को पूछने का दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ट्रेन देखी है ना हम सभी ने, ट्रेन का आगे और पीछे दोनों में लेंथ बहुत लंबा होता है ना, लगभग 100-200 मीटर का तो फर्क पड़ ही जाता है। ट्रेन किसी जगह से क्रॉस कर रही है और आप वहां खड़े हो, तो आपको बोला गया कि ट्रेन का फ्रंट जब आपको क्रॉस कर रहा था उस समय उसकी स्पीड u के बराबर थी। ट्रेन का बैक जब आपको क्रॉस कर रहा था उस समय ट्रेन की स्पीड कितनी थी? v थी। तो ट्रेन का मिड जब आपको क्रॉस कर रहा था उस समय उस ट्रेन की स्पीड क्या रही होगी आपको बताना है। सो बोथ द क्वेश्चंस आर एक्चुअली सेम। रीजन क्या है? जब ट्रेन ट्रैवल कर रही है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, उसकी स्पीड तो लगातार बढ़ती जा रही है ना। तो शुरुआत में जब वो क्रॉस कर रही थी आपको तो उसका फ्रंट क्रॉस कर रहा था, उसके बाद मान लो कि ये ट्रेन 200 मीटर लंबी थी तो 100 मीटर के बाद दूसरा पॉइंट आपको क्रॉस किया, उस समय तक उसकी स्पीड बढ़ चुकी थी। और फाइनली जब लास्ट वाला पॉइंट आपको क्रॉस किया उस समय ट्रेन ने 200 मीटर ट्रैवल कर लिया था, उसकी स्पीड और बढ़ चुकी होगी। तो क्या वो इस सिचुएशन से रिजेंबल अब कर पाएगा? पहले वो u से चल रहा था, अब वो v से चल रहा है, तो जब वो आधी डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा तो कितने से चल रहा होगा ये आपको बताना है। डन? दोनों क्वेश्चन सिमिलर। हाउ टू अप्रोच? हम यहां पे मोशन के थर्ड इक्वेशन को यूज करते हैं। हम सबसे पहले इस पॉइंट को a और इसे b मानते हैं और a और b के लिए अपना इक्वेशन लिखते हैं। तो अगर मैं a से b के लिए इक्वेशन लिखता मोशन के थर्ड इक्वेशन को यूज करते हुए, तो क्या मैं v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स लिख सकता था? से यस और नो? मैं इस लेंथ को अभी डेल्टा एक्स मान लेता हूं। सेकेंड, जब मैं यहीं पे b और c की बात करूंगा, मैं किसकी बात कर रहा हूं अब? b और c की। तो क्या फाइनल वेलोसिटी v और इनिशियल वेलोसिटी इस बार v डैश हो जाएगी? हाँ या ना? तो इस बार इक्वेशन क्या लिखोगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू v डैश स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू डेल्टा एक्स। इज दिस पार्ट इज ओके टू यू? क्लियर है सभी को? अब करना क्या है, दोनों जगह से v डैश की वैल्यू हमें मिल सकती है ना, लेकिन मुझे v डैश ही निकालना ही है, तो क्यों मैं उस चक्कर में पढ़ूं? मैं क्या दोनों जगह से 2ax की वैल्यू को निकाल सकता हूं? पहले इक्वेशन से क्या आएगा? ये v डैश स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और दूसरे से कितना आएगा? इट इज v स्क्वायर माइनस v डैश स्क्वायर। दोनों आपस में बराबर होंगे। जस्ट रीअरेंज इट एंड गेट योर करेक्ट आंसर। 2v डैश इज इक्वल टू 2v डैश स्क्वायर ना, 2v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस या प्लस डिवाइडेड बाई क्या लिख दोगे नेक्स्ट स्टेप में? v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इज इट फाइन विथ यू? सो अगर कोई मुझसे मिड पॉइंट की वेलोसिटी पूछता है, v मिड पूछता है, इट इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड यू हैव टू पुट अ रूट ओवर इट। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर अस। डन? एवरीवन क्लियर है ये? तो आपको कहीं भी मिड पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी हो, यही तरीका होगा। एक ऑब्जेक्ट को मैंने ग्राउंड से लिया, u वेलोसिटी से ऊपर प्रोजेक्ट किया, टॉप मोस्ट पॉइंट तक वो पहुंच गया है। मुझसे पूछा गया है कि जब वो हाफ ऑफ द हाइट पे होगा तो उस समय उसकी स्पीड कितनी रही होगी? क्या अब आप निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? इनिशियल स्पीड कितनी? इनिशियल कितनी? u, आपने u से फेंका है। फाइनल कितनी? 0। तो मिड पॉइंट वेलोसिटी कैसे निकलेगी? v स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। आंसर इज u रूट 2। डन है क्या? तो क्या ओरली कर सकते हैं फिर हम ऐसे क्वेश्चंस को? नहीं सुनाई दे रहा ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। कर सकते हो या नहीं? हो जाएगा? चलो फिर तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहां पे ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पे एक वर्ड यूज किया गया है स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या यूज किया गया है? स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है पहले ये समझाता हूं। एक गाड़ी चल रही है, आपने ऑल ऑफ द सडन ब्रेक लगाया तो कुछ डिस्टेंस के बाद जाकर रुक जाती है ना, रुकती है। आप ज्यादा तेज चल रहे हो तो ब्रेक तेज लगाना पड़ता है। अगर सेम ही ब्रेक लगाओ जैसा पहले लगाया था तो क्या इस बार ज्यादा दूर जाके रुकेगी? हाँ या ना? है ना? इसी चीज को इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करने को बोला गया है।
स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए मैं पहले आपको एक फॉर्मूला दे देता हूं, आप इस फॉर्मूले को देख लो, आपके काम आएगा बेटा। मेरी इनिशियल वेलोसिटी यहां पे मैंने क्या मानी है, u के बराबर, u इनिशियल इज इक्वल टू u। देन मैं बोल रहा हूं एक्सेलरेशन जो यहां पे दिया हुआ है इट इज इक्वल टू a, और इसको मैं माइनस साइन के साथ भी लिख सकता हूं। साइन अगर मुझे लिखना हो तो मैं माइनस लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं माइनस? क्योंकि ये रिटार्ड हो रहा होगा, धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम हो रही होगी, है ना। तो ये था मेरे पास मीटर पर सेकेंड, ये है मेरे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझसे क्या पूछा गया है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। मैं क्या यहां पे v फाइनल को 0 लिख सकता हूं? कोई दिक्कत है क्या 0 लिखने में? नहीं। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2a इंटू डेल्टा एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? कौन सा इक्वेशन लिखा हुआ है बेटा, आप बताओ। मोशन का कौन सा इक्वेशन है ये? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन लिखा मैंने, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन इनटू डेल्टा एक्स। माइनस साइन क्यों आया है? क्योंकि रिटार्डेशन है। सो द आंसर इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। डन है क्या बच्चों? दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब आप आंसर बता दो प्लीज जल्दी से। ये कुछ करूं क्या, बार बार इरेज हो जा रहा है खुद से। कैसे निकाल सकते हो? बोल रहा हूँ लिख रहा हूं ना तो गायब हो जा रहा है अचानक से। यहां पे इसे 4 टाइम्स कर देते हैं तो हमारे पास आंसर सिंपल वे में क्या आ जाएगा, डी। तो अगर किसी को सॉल्व करने में इंटरेस्ट हो तो आप आराम से लिख सकते हो x2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाई डेल्टा x1 इज इक्वल टू u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई u1 स्क्वायर, है ना। यहां 100 यहां 50, आप इसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 4 और आप डेल्टा x2 को क्या लिख सकते हो, 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा x1। आगे बढ़ जाते हैं यहां से। हम यहां से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन एक बार प्यार से पढ़ लो। ये अभी रिसेंट का आया हुआ है ना, और किस फॉर्मूले पे है ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। आप बताओ मुझे किस फॉर्मूले पे है ये। इतना लंबा सा आंसर आएगा? ओके, ये एक्स nth वाले पे है ना। क्या ये एक्स nth से सॉल्व होने वाला है? और nth माना किसे है हमने? यहां देखो, अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट at time t equal to 0, xn be the distance traveled by the block in time interval tn minus 1 to tn। यही लिखा गया है ना। nth का मतलब हमने क्या सोचा था, अभी यही सोचा था ना। थर्ड सेकंड को क्या बोलते थे, सेकंड से स्टार्ट किया और थर्ड तक गया, यही करते थे। क्या हमारा फॉर्मूला डायरेक्टली लग सकता है अब? तो हम फॉर्मूले को डायरेक्टली लगाते हैं। हम लिखते हैं यहां पे एक्स nth इज इक्वल टू, it is equal to u plus a by 2 then 2n minus 1, and in the second one what you will write, a plus u plus a by 2 2n plus 1 minus 1। क्या आप सभी अग्री करते हो मुझसे जो अभी मैंने लिखा है इससे? हाँ ना बोल दो।
थोड़ा बोल दिया करो बेटा, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप बोलोगे नहीं तो फिर मैं अगली बार से मैं भी धीरे बोलने लगूंगा। नेक्स्ट टाइम से आपकी तरफ से भी आवाज आनी चाहिए। यहां पे n+1 लिख दें हम n की जगह। अब आगे आप बताओ, स्टार्ट करने का मतलब क्या होता है? u शुरू में कितना था? 0। तो क्या ये लेने की जरूरत भी है क्या हमें? नहीं, ये दोनों क्या है हमारे पास? 0। a/2 से a/2 कैंसिल हो जाएगा क्या? और बाकियों को रीअरेंज करके आंसर लिखना क्या अब हमारे लिए चुटकियों का खेल है कि नहीं है? ये बताओ, आ जाएगा आंसर क्या? तो हमारे पास कौन सा चॉइस सही है? बी चॉइस इज द करेक्ट वन। डन। सरल साधारण सा प्रश्न है, आराम से हो जाएगा। मैं भी ऐसे ही कोडवर्ड्स में बोलूं? आधे जो है ना वो कोडवर्ड्स बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो बेटा, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं जो हूं ना आपको ग्राफिकल अप्रोच बताऊंगा। ठीक है, देखो जब क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होते हैं मोशन इन 1D का, तो एक प्रॉब्लम हमारे सामने बहुत ही ज्यादा आने की संभावना होती है कि पार्टिकल कहीं पलटी तो नहीं मार रहा। आगे जाते जाते क्या हो जाता है, कभी कभी पार्टिकल पीछे घूम के आना शुरू कर देती है। बट ये हर केस में हमें देखना होता है क्या? आंसर है नहीं। जब हमारी स्पीड का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये दोनों सेम हो तो वैसे केस में क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, है ना। बट अगर कोई ऐसा केस हो जहां पे एक्सेलरेशन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या हो सकता है वैसे केस में? ऑब्जेक्ट अभी तो आगे जा रहा था बट कुछ टाइम के बाद क्या होगा? पीछे आना स्टार्ट हो सकता है। बट ये ट्रांजिशन जब कभी भी होगा तो क्या उस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 होगी? तो ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी हम सॉल्व करें तो अपने दिमाग में, जब कभी भी आए हमारे सामने तो अपने दिमाग में क्या आना चाहिए? एक बार चेक कर लेना है कि क्या इस पूरे इंटरवल में कोई ऐसा पोजीशन है क्या जहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है? 0 हो रही है। अगर वो 0 हो रही है तो वैसे केस में पार्टिकल घूम रहा होगा। और जब आप डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालते हो, क्या निकालना है आपको? डिस्टेंस मूव्ड। तो वैसे केस में आपको उस पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको सभी को? अब इसे सॉल्व करते हैं देन। अब इसे सॉल्व करने में लगते हैं। मुझे बोला गया है u की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है मुझे? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम मुझे कितना लेना है बेटा? 6 सेकेंड। जानते हो नॉर्मली 99% ऑफ बच्चे क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा गया है, मोशन का सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं और आंसर कोट करते हैं ना। आप करोगे तो आपका आंसर आएगा यहां पे 24 मीटर। क्या आएगा? 24 मीटर। बट द करेक्ट आंसर इज 26 मीटर। करेक्ट आंसर यहां पे क्या है हमारा? 26 मीटर। क्यों गलत आंसर आ रहा है यहां पे? गलत आंसर इसलिए आ रहा है कि आप यहां चेक करो, क्या 5th सेकेंड में जाकर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो रही है? चेक करो। v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगाओ। v की वैल्यू 0, u 10 है ना, और a क्या है? -2। क्या टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड पे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो गई? और अगर t इक्वल टू 5 पे वेलोसिटी 0 हो गई है मींस ऑब्जेक्ट पहले क्या कर रहा था? आगे जा रहा था और इस पोजीशन से क्या हो गया? क्या पीछे मुड़कर मूव करना स्टार्ट कर दिया होगा? सो दिस पॉइंट इज एक्चुअली टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो अगर आप 24 आंसर कोट करते हो तो आप एक्चुअली आंसर कौन सा कोट कर रहे हो? आपका आंसर ये है, ये x है जो कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट बताने के काम आ रहा है। बट क्या हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं? क्या हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं? नहीं, हम क्या चाहते हैं? डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालना। सो हम लोगों को अब क्या करना होगा इसकी बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है। आप इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। आप क्या करो, आप पहले 0 से 5 सेकेंड तक की बात करो और फिर आप किसकी बात करो? 5 से 6 सेकेंड की बात करो और इन दोनों जगह पे डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैलकुलेट करो और उसे आंसर के फॉर्म में कोट करो। और अब आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आपने जो फॉर्मूला अभी सीखा है ना, मोशन का सेकेंड इक्वेशन, अब यहां आप लगा सकते हो। दोनों सेम डायरेक्शन में है, कहीं और कोई चेंज है नहीं। तो अब यहां पे आप वो फॉर्मूला लगाओगे और अपने आंसर तक जाओगे। आप यहां x1 क्या लिखोगे? इट इज 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस
हाफ इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर इज 25. इज इट ओके? इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट 25 मीटर. यहां पे u को आपने 10 लिया और a को आपने -2 लिया है. नेक्स्ट स्टेप में यहां अब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई क्या? तो जब मैं 5 से 6 सेकेंड की बात कर रहा हूं तो u की वैल्यू को मैं अब क्या लिखूंगा? इट इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर इट. क्या आप स्पीड और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे? इसी डायरेक्शन में होंगे ना, टुवर्ड्स लेफ्ट. तो अब मैं यहां पे x2 निकालूंगा. इट इज हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 1 का स्क्वायर एंड आंसर इज 1 मीटर. इज इट फाइन? तो अब जब डिस्प्लेसमेंट निकालते तो आपका आंसर कैसे मिलता? 25 माइनस 1 से. और डिस्टेंस ट्रेवल निकाल रहे हो तो कैसे मिलेगा? 25 प्लस 1 से. सो यू शुड राइट हियर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस केस इज इक्वल टू, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 25 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 26 मीटर. क्या ये क्लियर है? हाँ निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ एग्जैक्टली. मैं इस क्वेश्चन को बट ऐसे सॉल्व करना थोड़ा प्रेफर नहीं करता. इस क्वेश्चन को मुझे अगर सॉल्व नॉर्मली करना होता है ना तो मैं कभी इस मेथड से जाता नहीं. आपको बताया इसलिए कि आपको अभी सीखना था. आप थोड़ा बहुत अगर ग्राफ जानने लगो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका हमारे पास है. जानते हो क्या है? मैं बोलूं यहां पे अगर मैं v का इक्वेशन लिखूं तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 होता है ना? होता है क्या? मैं v के जगह पर यहां पे क्या लिखूं अभी? v, u मेरे पास 10 है और 80 क्या मेरे पास 2t के फॉर्म में यहां लिखा जा सकता है. अब मैं यहां पे v और t के बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं क्या? मुझे ग्राफ प्लॉट करना आता है क्या? यहां देखो, v को अगर आप y मानते हो, 2t को आप mx मानते हो और 10 को आप c मानते हो तो y इज इक्वल टू mx प्लस c लिखा हुआ है. क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन में स्लोप नेगेटिव और पॉजिटिव इंटरसेप्ट होना चाहिए. तो मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूं जहां पे हमारा स्लोप कैसा है? नेगेटिव और इंटरसेप्ट कैसा है? पॉजिटिव. ये मेरे पास 10 है और यहां मैंने क्या किया है? t को ड्रॉ किया. ये 5 सेकेंड है और ये क्या है हमारे पास? हमारा 6 सेकेंड है. इज इट ओके? ये मेरा ग्राफ अभी वेलोसिटी का ग्राफ है. किसका ग्राफ है? वेलोसिटी का. बट स्पीड क्या कभी नेगेटिव होता है? नहीं होता ना. और अगर स्पीड नेगेटिव नहीं होता तो ये जो ग्राफ मैंने नीचे ड्रॉ किया है ये तो ड्रॉ नहीं होगा ना. इसके जगह मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? क्या एक ग्राफ ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, कुछ इस तरीके से. हाँ या ना? तो हम जस्ट इसका मिरर इमेज लेते हैं और इस पूरे का आप क्या करेंगे? आगे चल के एरिया निकाल देंगे. हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा. आप देखो आपका आंसर आ रहा है कि नहीं. फर्स्ट पार्ट में आप क्या लिखोगे? हाफ मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 25 मीटर. 1 सेकेंड के बाद क्या इसकी स्पीड जो है ये 2 मीटर पर सेकेंड हो गई है? हाँ या ना? तो यहां पे अगर इसका एरिया निकालें, क्या हाफ इंटू 1 इंटू 2 लिख सकते हैं हम? दैट इज इक्वल टू 1 मीटर. दोनों को ऐड करेंगे और आंसर कोट कर देंगे. क्या तो टफ है क्या? नहीं. तो मुझे जब सॉल्व करना होता है तो मैं इस मेथड को यूज करता हूं. आप भी चाहो तो आराम से इसे यूज कर सकते हो. थोड़ा आगे बढ़ जाएं, यहां से आगे की ओर बढ़ जाएं. नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ फिर आते हैं. ध्यान से देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन को. ऐसे अब क्वेश्चन नहीं है, थ्योरी है. जल्दी से इस थ्योरी को समझ लेते हैं और यहां जितने फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूं उन सारे फॉर्मूलों को हम फिर आगे से याद भी रखेंगे. ठीक है? कंडीशन क्या है इसके बारे में बताता हूं मैं. हमने क्या किया है? एक ऑब्जेक्ट को लिया है यहां पे, मान लो ग्राउंड पे, और इसको u स्पीड से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया है. तो ये ऑब्जेक्ट पहले ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद फिर क्या होगा? फिर वापस जब इसकी स्पीड 0 हो जाएगी तो नीचे चला आएगा. इज दिस पार्ट इज ओके? ये ऐसे हो रहा होगा एक ही लाइन के अलोंग. मैंने इसे 2 लाइन दिखाया है, एक्चुअल में ये 2 लाइन नहीं है. जिस लाइन पे गया है उसी लाइन पे क्या हुआ है? ये वापस आया है. क्यों ऐसा हुआ है? नीचे क्यों आया है वापस? क्योंकि हर जगह पर नीचे की ओर एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा था g मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आप अग्री करते हो मुझसे? u से प्रोजेक्ट किया और g इसके ऊपर हर जगह पे एक्ट कर रहा था। यहां जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो अब मैं लिख रहा हूं। पहला फॉर्मूला हमसे पूछते हैं टाइम ऑफ लाइट का। पहला फॉर्मूला किसका पूछते हैं? टाइम ऑफ लाइट। तो अगर मैं यहां पे अब टाइम ऑफ लाइट को लिखना चाहूं तो टाइम ऑफ लाइट को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज इक्वल टू 2u बाई जी। देन सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला इज फॉर टाइम ऑफ एसेंड। किसकी बात कर रहे हैं हम? टाइम ऑफ एसेंड की। कितनी देर में ये ऊपर गया होगा, तो जितना टाइम इसे ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम उसे क्या होता है, नीचे आने में भी लगता है। हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम ऐसा कहते हैं तो यहां पे टाइम ऑफ एसेंड की वैल्यू क्या लिखनी है? इट इज इक्वल टू जस्ट हाफ ऑफ द प्रीवियस वन, इट इज u बाई जी। सो ऑटोमेटिकली द थर्ड वन टाइम ऑफ डिसेंड क्या होना है यहां पे? टाइम ऑफ डिसेंड इज इक्वल टू u बाई जी। क्या ये पॉइंट्स आप सभी को क्लियर है? ये 3 पॉइंट्स। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट इज रिलेटेड विथ मैक्सिमम हाइट। मैं अब बात कर रहा हूं आपसे मैक्सिमम हाइट की, और अगर मैं अब मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा हूं तो क्या लिखना चाहिए मुझे बच्चों? इट इज इक्वल टू u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ये क्या सारे फॉर्मूले आपको याद रहेंगे? एक दो बातें और बता दूं बेटा, वो भी सुन लो, ध्यान से सुनना, बोर्ड पे देखो। पहले यहां पे एक दो छोटे मोटे क्वेश्चंस और हमसे पूछते हैं। बोलते हैं अगर ये हाइट जो है ना, ये हाइट कुछ स्मॉल h के बराबर है, ये हाइट क्या है? स्मॉल h के बराबर है, और ये पार्टिकल जो हमने प्रोजेक्ट किया है ये इसे पहले t1 टाइम पे क्रॉस करता है और बाद में फिर इसी पॉइंट को दोबारा कब क्रॉस करता है? t2 टाइम पे क्रॉस करता है। तो आपको बतानी होती है ऐसे केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी। तो ऐसे केस में टाइम ऑफ फ्लाइट आप कैसे निकालोगे? क्या मैं अगर इस पॉइंट को a मान लूं और इसे a डैश मान लूं, तो o से a डैश तक जाने में इसे टाइम t2 लगा है, o से a तक जाने में इसे क्या टाइम t1 लगा है। तो जितने टाइम में ये o से a तक गया होगा, क्या उतने ही टाइम में ये a डैश से o तक आएगा क्या? तो o से a डैश कितने टाइम में? t2 में। और a डैश से o तक कितने टाइम में? t1 में। तो टोटल टाइम कितना हो गया बेटा? t1 प्लस t2 हो गया क्या? तो ऐसे केस में आपके पास जो आंसर आता है वो आंसर क्या आता है? अगर मैं यहां पे इस नोट पॉइंट को लिख लूं और आंसर कोट करूं तो मैं लिख सकता हूं कैपिटल T इज इक्वल टू t1 प्लस t2। क्या ये पॉइंट भी क्लियर है आपको? इसको अगर आप 2u बाई जी से इक्वेट कर दो तो आपके पास u का फॉर्मूला आ सकता है, दिस u इज इक्वल टू g टाइम्स ऑफ t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाई 2। इज इट फाइन टू यू? जल्दी से बोलो बच्चों, क्या ये भी क्लियर है? ये नहीं समझ आया। एक ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका, पहले इस हाइट को उसने क्रॉस किया, पहली बार कितने पे? t1 पे। फिर जब ये नीचे गिरने लगा तो फिर से उसने कितने पे क्रॉस किया? t2 पे। तो मैं उस टाइम की बात करता हूं जब उसने दोबारा क्रॉस किया। वहां तक का टाइम हमें पता चल गया ना। और बाकी हाइट के लिए अभी हमने क्या बोला है कि जो टाइम ऑफ एसेंट होता है वही टाइम ऑफ डिसेंट होता है। तो पहली बार यहां से इस हाइट तक पहुंचने में टाइम कितना लगा था? t1। तो अब इस हाइट से नीचे जाने में कितना टाइम लगना चाहिए? t1 ही ना। वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा था? t2। अब ऊपर से नीचे आने में और कितना टाइम लग रहा है? t1। तो t1 प्लस t2 क्या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया? क्या आप क्लियर है? आप क्लियर है? तो इसे याद रखना, ये आपको और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है। यहां एक और फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, अगर इस स्मॉल h की वैल्यू को पूछा जाए तो इट इज g टाइम्स ऑफ t1 t2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर निकल कर आता है। ठीक है, क्लियर है ये सब? अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस पे। हाँ बेटा, एग्जैक्टली ये तो अब आप खुद बना सकते हो ना, ये तो अब आप खुद बना सकते हो, इसलिए कि आपको इक्वेशन लिखना आ गया। आप लिखोगे v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। क्या ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया? तो इस तरीके से ग्राफ हम आराम से बना सकते हैं। कहाँ पॉजिटिव स्लोप होगा, कहाँ नेगेटिव स्लोप होगा, ये हमें पहले से पता है। इंटरसेप्ट की वैल्यू हम जान रहे हैं, है ना। आगे बढ़ाऊं? आगे बढ़ते हैं बेटा। ये क्वेश्चन ऐसे मैं अब आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। किसके लिए दे रहा हूं? इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। इसे आप सॉल्व करना,
सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को इस बार आपने किसी हाइट से ऊपर प्रोजेक्ट किया है, जाएगा ऊपर फिर नीचे आएगा, आपको इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट बतानी है और साथ ही साथ आपको क्या करना है, मैक्सिमम हाइट बताना है। मैक्सिमम हाइट तो तुरंत बता दोगे, u² करोगे क्या मिल जाएगा आपके पास, 900 डिवाइडेड बाई 20 इज 45, 45 प्लस 80 इज 125। तो एक आंसर तो तुरंत आ गया। दूसरा टफ क्वेश्चन है, करने की कोशिश करना, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगी। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ाता हूं। यहां से बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने इसका आइडिया आपको दिया है। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एंड इट इज एट द सेम हाइट एट t इक्वल टू 7 सेकेंड एंड t इक्वल टू 11 सेकेंड। फाइंड मैक्सिमम हाइट। क्या पूछा गया है मुझसे, इसकी मैक्सिमम हाइट पूछी गई है। हाउ आई कैलकुलेट दिस। मैंने अभी आपको सिखाया है ना, कैपिटल T ऐसे केस में क्या होता है बच्चों, T1 प्लस T2। और अगर मैं यहां पे h की वैल्यू निकालना चाहूं तो h कैसे निकालते हैं हम लोग, h का फॉर्मूला अभी सिखाया था क्या, हाफ ऑफ g इंटू T1 T2। क्या ये दो चीजें अभी मैंने सिखाई हैं आपको। आपसे एक चीज और भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर मुझे u निकालना होता तो वो हो जाता है g टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2। ये एक्चुअल में तीनों फॉर्मूले मैंने अभी आपको लिखाए थे। क्या यही फॉर्मूला यहां लगने वाला है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, देखकर बताओ कितना, 7 प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 18। तो अगर मुझसे कोई इस क्वेश्चन का आंसर पूछे तो मैं बोलता कैपिटल T इज इक्वल टू 18 सेकेंड। अगर कोई मुझसे u पूछता तो आंसर आप क्या देते बेटा, इट इज 10 मल्टीप्लाइड बाई 18 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 90 मीटर पर सेकेंड। क्या ऐसा कहने में कोई दिक्कत थी, सही लिखा है क्या हमने, चेक कर लो एक बार, सही है ना। टाइम क्या होता है बेटा, 2u/g, 2u/g करते तो यहां से देखो 18 आ रहा है ना। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा h, इट इज हाफ इंटू g मल्टीप्लाइड बाई T1 इंटू T2 मीन 7 इंटू 11। क्या इसे सॉल्व करके आप थर्ड आंसर निकाल सकते हो, 77 इंटू 5 इज वॉट, 385। सो आंसर इज 385 मीटर्स। टफ है, क्लियर है सभी को, कुछ तो बोलो। अभी सॉल्व किया था ना जस्ट, बस वैल्यूज ही तो डालनी थी। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और इसको हम लोग गैलीलियोज लॉ के नाम से जानते हैं, है ना। हम लोग इसे क्या जानते हैं, गैलीलियोज लॉ के नाम से जानते हैं। हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो और उसकी इनिशियल स्पीड 0 हो और वो किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा हो, तो ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर आप टी टाइम का ब्लॉक्स बना लो, एक एक सेकेंड का छोटा छोटा टुकड़ा कर लो, तो हर सेकेंड में जो वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो हमेशा ऑड नंबर में होता है, ऑड नंबर की रेशियो में होता है। कैसे समझाता हूं मैं। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट को आपने यहां कहीं से गिराया, मैं यहां पे इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं बेटा। मैं मान रहा हूं कि यहां कहीं से मैंने एक ऑब्जेक्ट को अभी जस्ट गिराया है, तो कुछ टी टाइम ट्रेवल करने के बाद वो क्या ए पॉइंट पे पहुंच गया होगा और इतने टाइम में उसने हाफ GT² डिस्टेंस ट्रेवल की होगी क्या, से यस और नो। यहां पे मैंने लिया है T1 इज इक्वल टू T। नाउ कुछ देर के बाद वो B पोजीशन पे पहुंच गया और वो टाइम कितना था, T2 इज इक्वल टू, अगेन आपने क्या लिया है T2 आपने क्या लिया है इस बार 2T। थोड़ा मैं समझाने के लिए यहां ऐसा लिख देता हूं कि इस जगह पे हमारा डेल्टा T क्या है, डेल्टा T इज इक्वल टू T के बराबर दिया हुआ है, ये B पॉइंट है। समझना, मेरी बात को समझना प्लीज, बोर्ड पे कंसंट्रेट करना। मुझे नेक्स्ट T टाइम में कितना ट्रैवल किया है उसने, ये मुझे निकालना है। बट मैं अगर वो डायरेक्ट नहीं निकाल सकता हूं तो इनडायरेक्ट तो कैलकुलेट कर सकता हूं। मैं बोलूंगा अब तक कितना किया उसने ट्रैवल, 2T टाइम तक ट्रैवल किया है, तो अब तक अगर उसने 2T टाइम ट्रैवल किया है तो अब तक उसने हाफ G इंटू 2T का होल स्क्वायर, जिसे हम 4 टाइम्स ऑफ हाफ GT² कह सकते हैं, क्या इतनी ट्रैवलिंग उसने कर ली होगी, से यस और नो। तो ये नेक्स्ट T टाइम में कितना किया उसने, पहले ही उसने हाफ GT² तो ट्रैवल कर लिया था ना, तो अभी वाले T टाइम में उसने कितना किया,
क्या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर दे सकते हो? एंड द आंसर इज इट इज इक्वल टू 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू हाफ GT²। एम आई राइट और नॉट? से यस और नो। तो मैंने क्या किया, पहले इसे x1 निकाल लिया, फिर मैंने यहां पे क्या लिखा, इट इज x1 प्लस x2, सो x2 इज इक्वल टू दिस। एम आई करेक्ट? कुछ तो बोल दो। तो हम लोग इसे 1 और 3 का रेशियो देख रहे हैं। आप आगे थर्ड देखोगे ना बेटा, तो वहां पे 5 टाइम्स ऑफ हाफ GT² आएगा। तो ये रेशियो क्या हो गया, 1:3:5। इसे हम लोग गैलीलियोस लॉ कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे मुझे लगाना है यही, स्टोन को आपने गिराया है, H1, H2 और H3 क्या है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है पहले 5 सेकेंड में, नेक्स्ट 5 सेकेंड में, उसके नेक्स्ट 5 सेकेंड में। तो आप अगर यहाँ H1 लिखना चाहो तो आप आराम से हाफ G इंटू T² लिख सकते हो। H2 लिखना चाहो तो क्या 3 टाइम्स ऑफ हाफ इंटू GT² लिख सकते हो, और अगर H3 लिखना चाहो तो 5 टाइम्स ऑफ हाफ GT² लिख सकते हो। क्या से यस और नो? अगर ये H1 है तो क्या ये 3 टाइम्स ऑफ H1 हुआ, और ये क्या 5 टाइम्स ऑफ H1 हुआ बच्चों? कुछ तो बोलो। रेशियो में अरेंज करोगे तो आंसर आ जाएगा क्या, H1 इज इक्वल टू H2/3, यहां से H1 इज इक्वल टू H3/5। सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डन। तो लॉ कौन सा है, गैलीलियोस। याद रहता तो हमारे लिए क्वेश्चन कितने सेकंड का, 15 है ना। चलो 1 सेकंड कम हो गया, 10 से 15 सेकंड का कर सकते थे ना, कर सकते थे। चलो फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा, देखो यहां पे कुछ ग्राफ्स की मैं बात करने वाला था। अब ग्राफ्स जो है ये आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूं। आपको क्या करना है, आपको कुछ ग्राफ प्लॉट करने हैं। पहला ग्राफ प्लॉट करना है, U आपके पास पॉजिटिव है, A आपके पास नेगेटिव है, ठीक है। दूसरा ग्राफ आपको प्लॉट करना है, U नेगेटिव है और A की वैल्यू क्या है आपके पास, 0 है। इन दोनों के लिए आपको ये XT, VT और AT ग्राफ प्लॉट करने हैं, ठीक है। ये दो सिचुएशंस हमें दिए हुए हैं, इन दोनों सिचुएशंस के लिए मुझे ये सारे के सारे ग्राफ्स प्लॉट करके लाने हैं, ठीक है। क्या बेटा, एक का अभी मुझे अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, 2 कॉन्सेप्ट्स और बता लेने दो, लास्ट में मैं आपको बताता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है। ठीक है, स्लोप ऑफ, ऐसे तो इसे आप जर्क बोलते हो, बट वो हमारे काम का नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हमें जानने की नीड नहीं है, ठीक है। तो यहां पे इन दोनों को मैं अभी यहीं छोड़ रहा हूं। अगर लास्ट में हम लोग क्लास जब एंड हो जाएगा ना, तो मैं 2 मिनट का टाइम लेके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहां से। यहां से हम लोग अब इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को देखते चलते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखा जाए। हमें बोला गया है डिस्प्लेसमेंट ग्राफ 2 पार्टिकल के लिए दिया हुआ है जो कि A और B है, तो मुझे VA और VB की वैल्यू बतानी है। क्या तरीका होगा ये पहले ध्यान में लाते हैं, हमने आज सीखा है। अब बताओ, XT ग्राफ दिया हुआ होता, XT ग्राफ अगर हमें यहां पे दिया हुआ होता और हमसे इसका स्लोप पूछा जाता तो क्या हम बता सकते थे? देखो यहां पे इन्होंने लिखा है, ये टाइम है बेटा, दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग टाइम। क्या हम इसका स्लोप निकालते तो वो मुझे वेलोसिटी प्रोवाइड करता? XT कर्व है, XT कर्व का स्लोप हमें क्या देता है? वेलोसिटी। क्या पहले केस में अगर हम देखें A के लिए तो दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री, आप कह सकते हो। दूसरे केस में यही एंगल हमारे पास 60 डिग्री है, आप कह सकते हो। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, VA बाई VB इज इक्वल टू tan 30 बाई tan 60। क्या यही आंसर आना है? से यस और नो। तो 1/3 इज द करेक्ट आंसर और नॉट? 1/√3 डिवाइडेड बाई √3 सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3। मुझे VA बाई VB बताना है, तो आंसर इज 1/3। डन है, छोड़ दूं मैं? तो आपको यहां लिखना था VA बाई VB इज इक्वल टू tan 30 डिवाइडेड बाई tan 60, एंड इफ यू पुट द वैल्यूज आंसर इज इक्वल टू 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। कैसे निकाला, कोई कंफ्यूजन नहीं? दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ये मुझे सिखाना था इसलिए मैंने दिया है आपको।
ऐसे ये नीट एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे किसी ने बोला कि इन ग्राफ्स में से कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन कहीं भी आपको दिया जाए तो आपको सोचना क्या है ये बताता हूं। एक ही समय पर दो जगह पर हो सकते हो क्या? एक ही समय पर दो स्पीड कैरी कर सकते हो क्या? एक ही समय पर दो वेलोसिटी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो पहला ये चेक पॉइंट होना चाहिए। दूसरा, स्पीड कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं होता। तो ये हो गया हमारा सेकेंड चेक पॉइंट। और थर्ड है, हम लोग अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को ध्यान से दिमाग में रखें तो डिस्टेंस जो है हमेशा इंक्रीज ही होती है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो डिक्रीज हो सकता है। तो अगर कभी भी डिस्टेंस वर्सेस टाइम का कर्व है और वो नीचे की ओर आ रहा है, डिस्टेंस घटती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या पॉसिबिलिटी है क्या? वो तो हमेशा पाथ लेंथ होती है ना, वो तो बढ़ती जाएगी ना, उसको तो डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये 3 पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेम टाइम पे दो स्पीड है कि नहीं है, आप बताओ। यहां स्पीड v1 और ये स्पीड v2 एक ही समय पे है, पॉसिबल है? नहीं है। तो दिस वन इज नॉट करेक्ट। स्पीड नेगेटिव हो रहा है, पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो दिस वन इज नॉट पॉसिबल। थर्ड पे आते हैं। यहां पे फिर से देखो, यहां मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं। क्या इसी टाइम पे ये दो स्पीड मुझे मिल रहा है क्या? मिल रहा है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, नॉट पॉसिबल। लेकिन नेक्स्ट केस में आते हैं। यहां पे अगर ये पोजीशन वर्सेस टाइम लिखा होता तो ये भी पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इन्होंने एक्सेस को क्या कर दिया, उल्टा। ये हो गया टाइम और नीचे क्या हो गया, पोजीशन। क्या ये पॉसिबल है? बोलेंगे हाँ। यहां पे हम हर टाइम के लिए निकालें तो अलग अलग पोजीशंस आ रहा है, मींस ये ग्राफ हमारा ट्रू ग्राफ है। इज इट ओके? रिजेक्ट कैसे करना है समझ आ गया? लॉजिक्स क्या है ये भी क्लियर हुई? चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये होमवर्क के लिए दे दूं क्या? एक आध तो आप भी सॉल्व करोगे ना ग्राफ वाले, तो ये मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है तो इसका मैं आइडिया जरूर दे देता हूं। आपको यहां पे क्या निकालना है बेटा? आपको निकालना है एक्सेलरेशन और टाइम इन सेकेंड्स। अच्छा ये तो दिया हुआ है ना, टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड। चलो कोई नहीं, ये क्वेश्चन तो इन्होंने आसान कर दिया है ऐसे। कोई नहीं, ये क्वेश्चन तो आसान कर दिया है। यहां पे आप क्या करोगे, एरिया निकालोगे और उसके बाद अपने आंसर को कोट कर लोगे, है ना? आज ही सिखाया है ना। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? इट इज एरिया अंडर द ए वर्सेस टी कर्व, यही है ना? तो एरिया अंडर द कर्व निकालोगे और आंसर तक पहुंच जाओगे। यहां क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी ऐसा ग्राफ देके कि हमारी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, निकाल कर बताओ। हमें क्या बताने को बोलते हैं? मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए हमेशा याद रखना, जब तक बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तब तक क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। उसकी स्पीड कहां पे जाकर मैक्सिमम हो जाएगी? जब उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0 हो गया तो उसके बाद उसकी स्पीड बढ़नी बंद हो जाएगी। तो आपसे अगर इस क्वेश्चन में कोई मैक्सिमम स्पीड पूछता तो आप कैसे निकाल कर बताते? आप इसका एरिया निकालते और आंसर कोट करते। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे क्या टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड पे एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा है। एक्सेलरेशन अगर 0 होगा तो स्पीड वैसे केस में उस पोजीशन पे क्या हो गई होगी, मैक्सिमम हो गई होगी। और यहां से स्पीड आप निकाल कैसे सकते थे? एरिया अंडर द कर्व से। आप एरिया निकालते और अपने आंसर तक पहुंच जाते। डन है? अब आज का लास्ट टॉपिक ले रहे हैं बेटा। शायद अपने पास मिनट्स थोड़े कम है तो मैं 3-4 मिनट के लिए क्लास को एक्सटेंड कर रहा हूं, ज्यादा नहीं, 3-4 मिनट के लिए, ठीक है? इस क्वेश्चन को भी आप एज अ होमवर्क घर पे ट्राई करना। ये ऐसे बढ़िया क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर लिया तो मजा आ जाएगा मुझे, है ना? तो ये क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करना, ठीक है? ऑप्शन कौन सा है? वेलोसिटी। हाँ बेटा, ऑप्शन डी करेक्ट है। डी करेक्ट है। इसे ट्राई जरूर करना, और नहीं हो तो नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना। मैं क्लास में जैसे मैंने बोला ना 5-10 मिनट पहले आता हूं, तो मैं ये सवाल आपको जरूर करा दूंगा, ठीक है? लास्ट आज के पार्ट पे आते हैं जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? रिलेटिव मोशन। क्या है रिलेटिव मोशन, इसको समझते हैं। दो लोग मूव कर रहे हैं, अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो एक के रिस्पेक्ट में जो दूसरे की वेलोसिटी है उसको आप यहां पे क्या बोलोगे? रिलेटिव वेलोसिटी का नाम दोगे। एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का जो पोजीशन है उसे आप क्या बोलोगे? रिलेटिव पोजीशन बोलोगे। और एक के रिस्पेक्ट में जो दूसरे का एक्सेलरेशन है उसे आप क्या बोलोगे? रिलेटिव एक्सेलरेशन बोलोगे। तो यहां पे मैं एक टर्म नोटेशन आपको एक्चुअली दिखाता हूं, जो नोटेशन आपके दिमाग में होना चाहिए।
जब कभी भी मैं रिलेटिव मोशन की बात करूंगा और मान लो डेल्टा एक्स ए बी लिखूंगा, तो इस डेल्टा एक्स ए बी का मतलब होता है पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। मींस मैं ए को देखना चाह रहा हूं, किसके रेस्पेक्ट में देखना चाह रहा हूं? बी के रेस्पेक्ट में। और इसे कोट करने का तरीका क्या होगा? डेल्टा एक्स ए माइनस डेल्टा एक्स बी। यहां क्योंकि बी क्या है हमारा? ऑब्जर्वर, ये देखने वाला है, और ये ए क्या है हमारे पास? ए है हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, अब सोच के देखो, मैं नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं। अगर मैं डेल्टा वी ए बी लिखता हूं, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? क्या इसे मैं वी ए माइनस वी बी कोट कर सकता हूं? मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। और सबसे खास बात जानते हो क्या है? आप मान लो 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हो और मैं रुका हुआ हूं, तो मेरे रेस्पेक्ट में आपकी स्पीड कितनी, आपकी वेलोसिटी कितनी? 2 मीटर पर सेकेंड। आपके रेस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी कितनी? -2 मीटर पर सेकेंड। मींस अगर मैं कहीं पे वी ए बी लिखता हूं तो यहीं पे मैं माइनस ऑफ वी बी ए भी लिख सकता हूं। ये दोनों के दोनों क्या होने हैं? बराबर होने हैं। पहले का आंसर और दूसरे का -2 था, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। दोनों वैल्यू सेम आ जाएगी क्या? क्लियर है बिल्कुल? तो ये हमें याद रखना है। एक क्वेश्चन लास्ट में इस पे करा रहा हूं और उसके बाद में आज की क्लास छोड़ देता हूं। हमें बोला गया है 2 कार्स हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों की कुछ एक्सेलरेशन है, दोनों की कुछ वेलोसिटी है, दोनों एक दूसरे से ना टकराएं, इसके लिए इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन कितना होना चाहिए? क्वेश्चन क्लियर है? मान लो कि हमारे पास 2 कार हैं, एक कार कौन सी है? ए, और दूसरी कार कौन सी है हमारे पास? बी। ये दोनों कार जो है ये मूव करती जा रही हैं। पहले बोला गया है ए की वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। ये 30 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। बी कितने से जा रही है? इट इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड। ऐसे तो कोलिजन होने वाला है ना, ऐसा लग रहा है ना कि कोलाइड कर जाएंगी। बट नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला गया? ए ने कुछ ब्रेक अप्लाई किया है, और जो ब्रेक अप्लाई किया है वो कितने का किया है? एक्सेलरेशन उससे आ रहा है हमारा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे बताना है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो डी है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ये कोलाइड ना करे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है, वो सुन लो, ध्यान से सुनना, भूलना नहीं है बिल्कुल। एक बात बताओ, ये दोनों गाड़ियां ना टकराएं, इसके लिए ए का रुकना जरूरी है क्या? ए का रुकना जरूरी है? नहीं। ए अगर बी की स्पीड से चलने लग गया तो क्या दोनों में कोलिजन होगा? नहीं होगा। 30 से चल रहा था, 20 से चलने लग गया तो कोलिजन होगा क्या? नहीं होगा। तो याद क्या रखना है? हमारी कौन सी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए फाइनली? रिलेटिव वेलोसिटी। हमारी जो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए। तो कोलिजन आप क्या कर दोगे? अवॉइड कर दोगे। तो कभी भी पीछे वाले को रोकने के लिए नहीं चले जाना है। किस चीज के लिए जाना है? उसकी वेलोसिटी को आगे वाले के बराबर लाने के लिए। इज इट फाइन? तो अब क्या करेंगे हम यहां पे? हम लिखेंगे सबसे पहले यू ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, इट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है लिखने में? यू ए माइनस यू बी, 30 minus 20 is 10. Then I am writing VAB should be 0. क्या ये 0 होना चाहिए? कोई दिक्कत है ये लिखने में? Then next point मैं लिख रहा हूं एक्सेलरेशन ऑफ A with respect to B. B का तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है ना, और A का -2 है, तो क्या मैं यहां पे -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दूं? कोई दिक्कत है? से यस और नो? आगे क्या लिखोगे आप? आप लिखोगे मोशन का थर्ड इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 2 इंटू डी मिनिमम। क्या यही होगा हमारा आंसर? तो यहां से डी मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? इट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल टू 25 मीटर। डन है क्या बच्चों? क्लियर है सभी को? कौन सा आंसर आया? सी, दैट इज इक्वल टू डी इज ग्रेटर देन 25 मीटर। तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या बताया? रिलेटिव वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? ये हमारी 0 होनी चाहिए, ना कि उस पर्टिकुलर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
ये एक होमवर्क का क्वेश्चन है आपके पास, है ना, ये एक होमवर्क का क्वेश्चन है। ऐसे आप इसे ओरली कर सकते हो। देखो तो ओरली हो सकता है क्या? कितना टाइम हो गया? ओरली कर सकते हो इसे? नहीं। देखो ओरली कैसे होता है। बॉल को कितने ऊंचाई से गिराया है और नीचे से दूसरे बॉल को कितने से फेंका है? एक बात बताओ, ऊपर से जो ऑब्जेक्ट गिराया उसका एक्सेलरेशन कितना जी? नीचे से जो ऑब्जेक्ट फेंका उसका एक्सेलरेशन कितना जी? दोनों का माइनस जी ना, है कि नहीं? रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना इन दोनों का? 0। मतलब स्पीड ही हमें आंसर तक पहुंचाएगा, ये क्लियर है ना? तो मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इंटू टी प्लस हाफ ऑफ रिलेटिव एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। एम आई करेक्ट? क्या आप ऐसा लिखोगे? डेल्टा एक्स रिलेटिव इज इक्वल टू डेल्टा यू रिलेटिव इंटू टी, रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। क्या ऐसा लिखने में किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो। ये तो आपने 0 बोल दिया ना, तो आंसर क्या होना है बेटा? डेल्टा एक्स रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव मल्टीप्लाइड बाई टी, यही होना है ना? अब बताओ दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में पहले डिस्टेंस कितनी थी? 80 मीटर। अब जब टकरा रही है या क्रॉस कर रही है उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना, सॉरी उस समय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? 0। तो पहले 80 था, अब 0 हुआ, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना? 80 मीटर। पहले की स्पीड 0 थी, नीचे से जिसको आपने फेंका उसकी स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड थी ना? 80 थी या 50 थी? 50 थी। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी? एक का 0 दूसरे का 50, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना? 50। तो 100 उसे 80 मीटर ट्रेवल करना है, 50 की स्पीड से ट्रेवल करना है, तो टाइम कितना हो जाना है बेटा? क्या 80/50 हो जाना है? दैट इज इक्वल टू 1.6 सेकेंड होगा। क्या टफ है? नहीं। तो यहीं पे बेटा अब आज की क्लास में एंड करता हूं, ठीक है? आज की क्लास यहीं पे एंड करता हूं। आज की क्लास में बहुत सारी चीजें आपको मैंने करने के लिए दी है, उसको एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से देख लो। आपको एक ग्राफ बनाने के लिए दिया है ना? एक नहीं, वहां पे टोटल 6 ग्राफ बनेंगे। 3 पहले में, 3 दूसरे सिचुएशन में, वो 6 ग्राफ बनाओगे आप, ट्राई करोगे उसको बनाने का। और दूसरा काम क्या है आपका? जितने भी होमवर्क के क्वेश्चन है, खासकर वो अल्फा बीटा वाला, वो तो जरूर करना है, और बाकी क्वेश्चंस भी हमें अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? ठीक है, हाँ।